हाय फ्रेंड्स, आई एम मधु एंड आई एम रजत। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम क्लास 10th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 4 डिस्कस करेंगे विच इज एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर हमारी ज्योग्राफी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आज इस वीडियो में हम इस पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी की हम लाइन बाय लाइन रीडिंग करेंगे। सो इस चैप्टर में हम अलग अलग टाइप की फार्मिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे, अलग अलग क्रॉप्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर का इकोनॉमी में क्या शेयर है, ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हम आज इस चैप्टर एग्रीकल्चर में पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि हर एक टॉपिक में से कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी की हम रीडिंग करेंगे। सो India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. तो हमारा जो देश है वो एक एग्रीकल्चरली इंपॉर्टेंट कंट्री है बिकॉज हमारी कंट्री की ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, 2/3 जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। ठीक है। Then agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. तो जो फूड हम कंज्यूम करते हैं, जो खाना हम खाते हैं, वो कैसे प्रोड्यूस होता है? एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होता है। सो एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस मोस्ट ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम। साथ ही साथ खेती करने से, एग्रीकल्चर से रॉ मटेरियल प्रोड्यूस होता है जिसकी रिक्वायरमेंट इंडस्ट्रीज को होती है, जैसे कि कॉटन, रबर, ये सारी जो चीजें हैं ये भी एग्रीकल्चर से ही प्रोड्यूस होती हैं एंड ये सारी चीजें क्या है? ये रॉ मटेरियल है इंडस्ट्रीज के लिए फॉर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स। ठीक है। तो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल भी प्रोड्यूस करता है। देन moreover some agricultural products like tea, coffee, spices etc are also exported and कुछ agricultural products जैसे कि टी, कॉफी, स्पाइसेस, इनको दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी किया जाता है। ठीक है। तो इससे फॉरेन एक्सचेंज आता है। So that's why agriculture is a very important activity in our country. तो अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में कि कैसे अलग अलग तरीके से खेती करी जाती है, फार्मिंग करी जाती है, क्या अलग अलग तरह की फार्मिंग होती है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। So agriculture is an age-old economic activity in our country. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। देखो एग्रीकल्चर क्या है? ये एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत पहले से लोग खेती करते थे। पहले कोई इंडस्ट्रीज वगैरह तो होती नहीं थी, तो लोग अपना गुजारा करने के लिए पहले क्या करते थे? खेती करते थे। ठीक है। सो ये एक एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी है एंड जैसे जैसे टाइम गुजरा है, जैसे जैसे ईयर्स गुजरे हैं, इस पीरियड ऑफ टाइम में क्या हुआ है? जो एग्रीकल्चर करने का जो कल्टीवेशन मेथड्स हैं उनमें काफी चेंज आया है। ठीक है। पहले भी खेती होती थी, अब भी खेती होती है, लेकिन जो मेथड्स हैं, कल्टीवेशन के मेथड्स हैं, उनमें काफी चेंज आया है अकॉर्डिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट। हमारा जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो चेंज हुआ है, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा इंप्रूव हुई है। ठीक है। एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस भी चेंज हुए हैं। तो इस वजह से कल्टीवेशन मेथड्स में भी काफी हमें चेंज देखने को मिला है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। Then farming varies from subsistence to commercial type. At present, in different parts of India, the following farming systems are practiced. देखो जो फार्मिंग है वो कमर्शियल भी होती है, कमर्शियल टाइप की भी होती है, सब्सिस्टेंस टाइप की भी होती है। सब्सिस्टेंस वो होती है जब आप सिर्फ अपना गुजारा करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए जब आप खेती करते हो तो वो होगी सब्सिस्टेंस फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग होती है जब साथ ही साथ आप अपने लिए भी एंड उसको क्रॉप्स को बेचने के लिए भी, पैसा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए जब आप फार्मिंग करते हो तो दैट इज कमर्शियल टाइप। ठीक है। तो अब ये फार्मिंग दो टाइप्स की होती है। ठीक है। सब्सिस्टेंस भी होती है, कमर्शियल भी होती है। Present in different parts of India, the following farming systems are practiced. तो अब हम ये अलग अलग फार्मिंग सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जिनको इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। तो सबसे पहले आता है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का क्या मतलब होता है? प्रिमिटिव का मतलब होता है एंशियंट। पुराने टाइम में जैसे खेती करी जाती थी, कैसे करते थे? बहुत ही सिंपल तरीके से करते थे। कोई फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था, पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता था, कोई मॉडर्न टूल्स नहीं होते थे खेती करने के लिए, सिंपल टूल से खेती करी जाती थी। तो प्रिमिटिव टाइम में, एंशिएंट टाइम में ऐसे फार्मिंग करी जाती थी। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है गुजारा। आप अपने गुजारे करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जो आप खाना खाते हो, आपको उसके लिए पैसे की जरूरत है, तो दैट इज सब्सिस्टेंस, गुजारा करने के लिए। ठीक है। एंड फार्मिंग मतलब खेती करना, मतलब
पुराने टाइम के तरीके से अपना गुजारा करने के लिए जो खेती करी जाती है दैट इज प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, इस टाइप की फार्मिंग में किसी भी टाइप के पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं किया जाता, बहुत ही सिंपल तरीके से इसको करते हैं एंड बिल्कुल सिंपल वे में जैसे एंशियंट टाइम्स में होता था। एंड ये सिर्फ अपने सब्सिस्टेंस के लिए, मतलब अपने गुजारे के लिए करी जाती है, ये कमर्शियल नहीं होती है। ठीक है, Now let's discuss this type of farming is still practiced in few pockets of India। देखो प्रिमिटिव से हमें समझ आ रहा है कि ये एंशियंट टाइम की है, लेकिन इसको अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है इंडिया के कुछ पार्ट्स में, जैसे कि जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पर जो ट्राइब्स हैं वो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग को प्रैक्टिस करती हैं। ठीक है, Then primitive subsistence agriculture is practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, deo and digging sticks and family community labor। तो primitive subsistence agriculture को small patches of land में प्रैक्टिस किया जाता है, मतलब ज्यादा बड़ी बड़ी लैंड पर इसको प्रैक्टिस नहीं करते हैं, छोटी छोटी लैंड्स पर ही, स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड पर ही ये खेती करी जाती है। एंड इसमें किसी भी टाइप के मतलब मॉडर्न टूल्स का यूज नहीं किया जाता। प्रिमिटिव टूल्स मतलब जो पहले एंशियंट टाइम्स में जो सिंपल टूल्स होते थे खेती करने के लिए, उन्हीं का यूज किया जाता है, जैसे कि हो, डेव एंड डिगिंग स्टिक्स। एंड जो फैमिली और कम्युनिटी होती है उन्हीं के लेबर से ये खेती करी जाती है। ठीक है, जो फैमिली होती है वही साथ में मिलकर ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करती है। ठीक है, फैमिली या फिर कम्युनिटी। ओके, then this type of farming depends upon monsoon, natural fertility of the soil and suitability of other environmental condition to the crops grown। तो ये जो फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये मॉनसून पर डिपेंड करती है, बिकॉज इसमें कोई इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती, जैसे कि कैनाल नहीं होती है, ट्यूबवेल्स का यूज नहीं किया जाता। तो ये मॉनसून पर डिपेंड करती है कि जब बारिश होगी तभी क्रॉप्स जो है वो ग्रो करेंगी, तो मॉनसून पर डिपेंड करती है। एंड देन साथ ही साथ नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, मतलब सॉइल की जितनी वो जो सॉइल है वो जितनी नेचुरली फर्टाइल है उसी पर डिपेंड करता है कि क्रॉप्स कितनी ग्रो करेंगी, कैसे ग्रो करेंगी, बिकॉज इसमें कोई फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स का यूज नहीं किया जाता, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पर डिपेंड करता है। साथ ही साथ और दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस पर भी डिपेंड करता है जो क्रॉप्स ग्रो करेंगी। ठीक है, जो और दूसरे इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं, ठीक है, उन पर भी डिपेंड करता है। तो ये जो फार्मिंग है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, ये इन सभी फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देन इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसका एक एग्जांपल है। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है, फार्मर्स क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स टू सस्टेन देयर फैमिली। तो फार्मर्स क्या करते हैं, एक पैच ऑफ लैंड, मतलब मान लो लैंड का एक पीस है, लैंड का एक पार्ट है, उसको क्लियर कर दिया, उसमें मान लो फॉरेस्ट है, ट्रीज वगैरह है, तो उनको काट दिया। अब ट्रीज को काटने के बाद वो ट्रीज वहीं पर रहते हैं, लेकिन जो फार्मर्स क्या करते हैं उनमें आग लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो ट्रीज जो प्लांट्स वहां पर उस लैंड में थे वो वहीं पर जल जाते हैं, उनकी राख बन जाती है, ऐश बन जाती है। एंड देन उसी ऐश को सॉइल में मिक्स कर दिया जाता है एंड वहीं पर खेती कर दी जाती है। ठीक है, तो इसे बोला जाता है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इससे क्या होता है, जो फार्मर्स हैं वो लैंड को पैच ऑफ लैंड को क्लियर करते हैं एंड देन सीरियल्स और अदर फूड क्रॉप्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, टू सस्टेन देयर फैमिली, सस्टेन करने के लिए, अपनी फैमिली के लिए। ठीक है, then when the soil fertility decreases the farmers shift and clear a fresh patch of land for cultivation। तो अब जैसे वो वहीं पर उसी पैच ऑफ लैंड पर खेती करते रहते हैं, तो इससे क्या होता है, जो सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी है वो कम हो जाती है। तो जैसे ही सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है तो फिर वो दूसरे पैच ऑफ लैंड पर चले जाते हैं, दूसरे पीस पर चले जाते हैं, देन उसे क्लियर करके वहां पर खेती करते हैं। ठीक है, वहां कल्टिवेशन करते हैं। ओके, देन दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। तो इस टाइप की अगर जो शिफ्टिंग करते हैं ना फार्मर्स, उससे क्या होता है, जो नेचर है वो सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा रिप्लेनिश कर पाता है। बिकॉज देखो जहां पर उन्होंने खेती करना छोड़ दिया तो वहां पर दोबारा पेड़ उग जाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो सॉइल है वो दोबारा फर्टाइल हो जाएगी, उसकी जो फर्टिलिटी है वो और रिप्लेनिश हो जाएगी। ठीक है, तो इस टाइप की शिफ्टिंग से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिप्लेनिश होती रहती है। ओके, then through natural processes land productivity in this type of agriculture is low as the farmer does not use fertilizers or other modern inputs। तो जो लैंड प्रोडक्टिविटी होती है, मतलब कितनी क्रॉप्स ग्रो करेंगे, जो प्रोड्यूस होता है, जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है, लो होती है। क्यों? बिकॉज जो फार्मर्स हैं वो किसी भी टाइप के फर्टिलाइजर्स का या मॉडर्न इनपुट्स का यूज नहीं करते, बिल्कुल नेचुरल तरीके से, प्रिमिटिव तरीके से खेती करी जाती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो प्रोडक्टिविटी होगी, जो फूड क्रॉप्स जो प्रोड्यूस होंगी वो काफी कम होंगी, लो होंगी एज कंपेयर टू द अदर टाइप्स ऑफ फार्मिंग इन विच फर्टिलाइजर्स एंड ऑल दोज थिंग्स आर यूज्ड। ठीक है, then it is known by different names in different parts of the country। अब ये जो primitive subsistence farming है या इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है,
सो इट इज झुमिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसको झुमिंग बोला जाता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड। पामलो इन मणिपुर, दीपा इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ एंड इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, तो ये डिफरेंट नेम्स से इनको बोला जाता है। ये नेम्स आपको पता होनी चाहिए बिकॉज 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, डिफाइन प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो क्वेश्चन ऐसे इसमें से पूछा जा सकता है। ये नेम्स आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन से रीजन में कैसे उसको बोला जाता है। 1 मार्क क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, देन अब जो झुमिंग है जो यहाँ पर उसके बारे में बताया गया, तो ये जो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है इसको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जैसे स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज नोन एज मिल्पा इन मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका में इसको कॉनुको बोलते हैं, इन वेनेजुएला, रोका इन ब्राजील, मसोले इन सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इन इंडोनेशिया एंड रे इन वियतनाम। तो ये सारे जो नेम्स हैं ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कि क्या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में इस एग्रीकल्चर को कैसे बुलाया जाता है। ओके, तो ये हमने डिस्कस कर लिया प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड डिस्कस अबाउट द इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। सो फ्रेंड्स, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग और प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग इन दोनों में क्या फर्क है? तो इनमें यही फर्क है कि दोनों तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है, यानी कि दोनों फार्मिंग खुद के गुजारे के लिए की जाती है। फर्क यह है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लेबर का यूज होता है और यहाँ पे फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज होता है, बायोकेमिकल्स का यूज होता है क्रॉप्स को उगाने के लिए, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए। जबकि हमने प्रिमिटिव में देखा कि वहां पर इनका यूज नहीं किया जाता है। ओके, सो रीड करते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड in areas of high population pressure on land. It is labor intensive farming where high doses of biochemical input and irrigation are used for obtaining higher production. तो जैसे अभी हमने डिस्कस भी किया कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग ये खुद के गुजारे के लिए की जाती है, ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही मेथड है, लेकिन इसमें क्या है इंटेंसिव, यानी कि ज्यादा लेबर, ज्यादा मैन पावर का यूज होता है, पेस्टिसाइड्स, बायोकेमिकल्स का यूज किया जाता है, हाई डोसेस ऑफ बायोकेमिकल्स आर यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे रीड करते हैं। दो द राइट ऑफ इनहेरिटेंस लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ लैंड अमंग सक्सेसिव जनरेशन हैज रेंडर्ड लैंड होल्डिंग साइज अनइकोनॉमिकल, द फार्मर्स कंटिन्यू टू टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड एंड इन दी एब्सेंस ऑफ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लिवलीहुड। तो अब इस लाइन का क्या मतलब है कि देखो राइट ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लो पहले एक जनरेशन थी, अब जो अगली जनरेशन आई है वही लैंड उसको मिला है। अब मान लो कि एक जनरेशन है, मान लो एक पिता है, उसके 4 बच्चे हैं, तो पहले मान लो 5 एकड़ लैंड था, फिर जब उसकी मौत हो जाएगी पिता की, तो जो 4 बच्चे हैं फिर वो जो लैंड है वो उन चारों में डिवाइड हो जाएगा। तो जो लैंड का जो पीस है, जो पैच है, वो डिवाइड होता जा रहा है और हर एक यहाँ पे हमने देखा कि इंटेंसिव हो रही है, यानी कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज हो रहा है। तो अब छोटे छोटे पैच में ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज होगा क्योंकि हर एक बंदे को अपनी लिवलीहुड के लिए क्रॉप्स की जरूरत है, यानी खाने की जरूरत है, तो इसलिए वो ज्यादा पेस्टिसाइड्स का यूज करेगा ताकि ज्यादा प्रोडक्शन आ सके फ्रॉम अ स्मॉल पैच ऑफ लैंड। इससे क्या होगा, लैंड पर प्रेशर इंक्रीज होगा और जो लैंड की क्वालिटी है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो डिग्रेड होगी। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है इन द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। ओके, क्लियर हो गया कि जनरेशन वाइज जो लैंड है वो डिवाइड होता जाएगा और लैंड पे जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, सो डिस्कस हो गया। Thus there is no enormous pressure, there is enormous pressure on the agricultural land. डिस्कस कर लिया। आगे बढ़ते हैं to the next type which is commercial farming. The main characteristic of this type of farming is the use of high doses of modern inputs, example high yielding variety यानी कि HYV seeds, chemical fertilizer, insecticides, pesticides in order to obtain higher productivity. पहले जो नाम है commercial farming, commercial वर्ड का क्या मीनिंग होता है, यानी कि पैसे से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड। तो इस फार्मिंग के टाइप में क्या होता है कि आप जो भी मतलब क्रॉपिंग करते हो वो किसके लिए करते हो कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा से ज्यादा अर्निंग हो, प्रॉफिट हो। ठीक है, तो इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं। यानी कि यहाँ पे जो मतलब जो फार्मर है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा उसका प्रॉफिट हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो। अब ज्यादा प्रोडक्शन कैसे होगा, जब आप मॉडर्न टूल्स का यूज करोगे, HYV सीड्स का यूज करोगे, पेस्टिसाइड्स का यूज करोगे, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करोगे, तभी तो जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिखा है HYV सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज किया जाता है। इसमें केमिकल फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और ये जो भी कुछ होता है ये लार्ज पैच ऑफ लैंड पे होता है, यानी कि ऐसे छोटे लैंड पे थोड़ी होगा। अगर आपको ज्यादा प्रॉफिट चाहिए तो ज्यादा आपके पास लैंड होना चाहिए, इसलिए ये लार्ज पैचेस ऑफ लैंड पर होता है कमर्शियल
फार्मिंग, ठीक है। एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल राइस इज अ कमर्शियल क्रॉप इन हरियाणा एंड पंजाब, बट इन ओडिशा इट इज अ सब्सिस्टेंस क्रॉप। यानी इसका क्या मतलब है कि हरियाणा एंड पंजाब में ज्यादा राइस का कंजप्शन नहीं होता है, यानी कि खुद के लिए जो फार्मर है वो खुद के लिए ज्यादा राइस नहीं रखता है, उसे वो बेच देता है, तो वो क्या कर रहा है, दिस इज अ कमर्शियल फार्मिंग। इसे तो हम कहते हैं कमर्शियल फार्मिंग, जब आप क्रॉप को बेच के प्रॉफिट कमाते हो, दैट इज कमर्शियल फार्मिंग, यानी कि मनी से रिलेटेड। लेकिन क्योंकि ओडिशा में क्या है, ओडिशा में ज्यादातर लोग राइस को कंज्यूम करते हैं, वो उनके लिए मतलब आप कह सकते हो जो मेन फूड क्रॉप है वो राइस है ओडिशा में, तो वो क्या करते हैं, जो क्रॉप उगाते हैं वो अपने खुद के सब्सिस्टेंस के लिए उसे उगाते हैं, खुद के गुजारे के लिए वो उसको उगाते हैं राइस क्रॉप को, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगी, ये एक सब्सिस्टेंस क्रॉप हो गया राइस। और हरियाणा एंड पंजाब के जो फार्मर्स है उनके लिए क्या है, ये कमर्शियल क्रॉप है, क्योंकि उसको वो बेच के प्रॉफिट कमाते हैं। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब डिस्कस करते हैं, आप कह सकते हो नेक्स्ट टाइप विच इज प्लांटेशन, एक कमर्शियल फार्मिंग के अंदर ही आता है। सो प्लांटेशन क्या होता है, प्लांटेशन इज आल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, जैसे मैंने आपको कहा। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग अ सिंगल क्रॉप इज ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया, ठीक है। एक सिंगल क्रॉप को एक लार्ज एरिया में ग्रो किया जाता है। क्यों किया जाता है, रीड करते हैं आगे। द प्लांटेशन हैज एन इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। इसका क्या मतलब है कि जो प्लांटेशन है ना वो इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है और मार्केट से भी। देखो मार्केट में जैसे हम प्लांटेशन में क्या है, मान लो कि बनाना की प्लांटेशन है, बनाना क्या है, बनाना को एक लार्ज पैच ऑफ लैंड में बनाना की जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, उन्हें उगाया जाता है और फिर उसको जो हमारा बनाना होता है मार्केट में सेल किया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी ऐसा तो नहीं है जैसे हम देखते हैं व्हीट राइस में कि एक लॉन्ग टाइम लगता है उसे उगाने में, फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसकी मतलब बहुत सारे डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जैसी बनाना को मतलब ग्रो हो गया, जो हमारी क्रॉप है वो ग्रो हो गई, उसके बाद उसे डायरेक्ट मार्केट में सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी इन बिटवीन स्टेप्स नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। इसलिए ये डायरेक्टली इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है। जैसे कि मान लो कोई बनाना की प्लांटेशन है, तो कोई बनाना से रिलेटेड मान लो कोई फूड बनता होगा, तो उसके आसपास ही इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट यूज कर सकते हैं उसका, ठीक है। क्लियर हो गया। एंड प्लांटेशन कवर लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव इनपुट्स। यहाँ पे ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, मॉडर्न इनपुट्स का यूज किया जाता है इसमें भी, जैसे कि कमर्शियल फार्मिंग में होता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ माइग्रेंट लेबरर्स। माइग्रेंट लेबरर्स क्या होते हैं, जो किसी और कंट्री से काम करने आते हैं, किसी और कंट्री में फॉरेन लैंड पे वो काम करने आते हैं, ठीक है। और एक डील होती है कि भाई इतने साल आप काम करोगे इस प्लांटेशन में एंड देन उसके बाद आपको लीव दे दी जाएगी, ठीक है, ऐसे हम कहते हैं। All the produce is used as raw material in respective industry। जैसे कोई इंडस्ट्री है बनाना की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर किसी इंडस्ट्री, किसी फूड इंडस्ट्री में बनाना कोई रॉ मटेरियल है तो उसके पास में, प्लांटेशन के पास में इंडस्ट्री को सेटअप कर लिया जाता है, ठीक है, ताकि जो हमारी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम आए, ऑब्वियसली, ठीक है। इन इंडिया टी, कॉफी, रबर, अब कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिया प्लांटेशन क्रॉप्स का, टी हो गया, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा, ठीक है। Tea in Assam and North Bengal coffee in Karnataka are some of the important plantation crops grown in these states. Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industry and the markets play an important role in the development of प्लांटेशन। तो ये अभी मैंने डिस्कस भी किया कि इंडस्ट्री को पास सेटअप कर लिया जाता है। अगर पास सेटअप नहीं कर सकते हैं तो वहां पे जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क होता है उसे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट कर दिया जाता है, ताकि जो हमारा प्लांटेशन में ग्रो हो रहा है उसे डायरेक्ट इंडस्ट्री या फिर मार्केट तक पहुंचाया जा सके, ठीक है। सो ये हमें क्लियर कर लिया। ये जैसे एग्जांपल ये बनाना की प्लांटेशन है, इमेज दी गई है, एंड दिस इज दी बैम्बू प्लांटेशन इन नॉर्थ ईस्ट। जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स होते हैं वहां पे बैम्बू जो हमारा प्लांट है वो ज्यादा इंटेंसिवली ग्रो होता है, तो इस वजह से वहां पे प्लांटेशंस की फॉर्म में लार्ज लैंड पे क्या किया जाता है, बैम्बू की क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है एंड देन दे आर सोल्ड इन दी मार्केट, ठीक है। फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई अभी जो हमने टाइप्स ऑफ यहाँ पे फार्मिंग देखी, अलग अलग टाइप्स हमने देखे, सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग देखी, प्रिमिटिव देखी, फिर हमने कमर्शियल फार्मिंग देखी, उसके बाद प्लांटेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इनमें से क्वेश्चन क्या बन सकता है, बेसिकली अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो वो आपको सेपरेटली पूछ लेगा कि इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है, उसमें आपको कुछ एग्जांपल देने होंगे क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड द इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म में। ओके, कमर्शियल फार्मिंग, प्लांटेशन क्या होता है, एग्जांपल आपको देने चाहिए, जैसे कि बनाना प्लांटेशन इन द साउदर्न स्टेट्स एंड द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमारी बैम्बू प्लांटेशन हो गई, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सो यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। नाउ लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करेंगे क्रॉपिंग पैटर्न की, कौन सी अलग अलग टाइप की क्रॉप्स हैं जो हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं एंड कौन से टाइम पर उगाई जाती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्रॉपिंग पैटर्न इन इंडिया।
So you have studied the physical diversities and plurality of cultures in India. These are also reflected in agricultural practices and cropping patterns in the country. तो हम ऑलरेडी जानते हैं हमारी कंट्री में कितनी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है, कहीं पर प्लेन है, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यू है, कहीं पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, कहीं पर बिल्कुल भी बारिश होती ही नहीं है। तो इतनी ज़्यादा फिजिकल डाइवर्सिटी है हमारी कंट्री में, एंड ये डाइवर्सिटी हमें एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड क्रॉपिंग पैटर्न में भी देखने को मिलती है। इतने सारे क्रॉपिंग पैटर्न है हमारी कंट्री में, एंड डिफरेंट टाइप की एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है। वेरियस टाइप्स ऑफ फूड एंड फाइबर क्रॉप्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, spices and condiments etc. constitute some of the important crops grown in the country. India has 3 cropping seasons: Rabi, Kharif and Zaid. तो देखो हमें पता है कि हमारे कंट्री में अलग अलग टाइप की फूड एंड फाइबर क्रॉप्स उगाई जाती हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स इतने वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स उगाए जाते हैं, स्पाइसेस, कंडीमेंट्स, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हमारे सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स को जो कंट्री में उगाई जाती है। एंड हमारे कंट्री में 3 मेन क्रॉपिंग पैटर्न है: रबी, खरीफ एंड ज़ेद। तो ये 3 क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं। अब वन बाय वन इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले रबी। तो रबी क्रॉप्स वो होते हैं जिनको विंटर में सो किया जाता है, मतलब अक्टूबर से दिसंबर में उन्हें सो किया जाता है, मतलब उनके बीज लगाए जाते हैं, एंड हार्वेस्टेड इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। एंड उन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है? समर में, गर्मियों में, अप्रैल से जून। तो इस टाइम में, सर्दियों में उन्हें हार्वेस्ट किया जाता है, बीज बोए जाते हैं, एंड देन उन्हें गर्मियों में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। तो विंटर मतलब अक्टूबर से दिसंबर में उन्हें सो कर दिया जाता है, एंड समर में मतलब अप्रैल से जून में उन्हें हार्वेस्ट कर दिया जाता है। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं उन्हें बोला जाता है रबी क्रॉप्स, ठीक है। Then some of the most important rabi crops are wheat, barley, peas, gram and mustard. तो सबसे कुछ important यहाँ पर रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल दिए हैं। कौन से important रबी क्रॉप्स? Which is wheat, barley, peas, gram and mustard. तो ये कुछ important रबी क्रॉप्स हैं। Then though these crops are grown in large parts of India, states from the north and northwestern parts such as Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Uttarakhand and Uttar Pradesh are important for the production of wheat and other rabi crops. तो ये कौन से states हैं जहाँ पर mostly ये रबी crops उगाई जाती हैं? तो the states are north and northwestern parts, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये कुछ important, ये जो कुछ states हैं जहाँ पर ये रबी crops उगाई जाती हैं, wheat and और दूसरी crops भी, ठीक है। Then availability of precipitation during winter months due to the western temperate cyclones help in the success of these crops. तो जो precipitation मतलब जो बारिश होती है विंटर के महीनों में, जो कि क्यों होती है वो बारिश? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न टेम्परेट साइक्लोन्स। तो इसी वजह से ये जो क्रॉप्स हैं ये विंटर में उग पाती हैं, ठीक है। However, the success of the Green Revolution in Punjab, Haryana, Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan has also been an important factor in the growth of the above mentioned rabi crops. ये तो हमने देख लिया कि जो प्रेसिपिटेशन मतलब जो बारिश आती है उस वजह से ये क्रॉप सक्सेसफुली ग्रो कर पाती हैं विंटर के टाइम पर। लेकिन साथ ही साथ ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया था 1950s एंड 1960s में, जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में, तो उस वजह से भी ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस वजह से जो अभी हमने रबी क्रॉप्स के नाम देखे वो सक्सेसफुली ग्रो कर पाती हैं, ठीक है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द सक्सेस ऑफ दीज क्रॉप्स, ओके। Then now let's discuss about खरीफ क्रॉप्स। तो हमने रबी क्रॉप्स की बात कर ली, उनको सो किया जाता है विंटर में एंड हार्वेस्ट किया जाता है समर में, इतना आपको ध्यान रखना है। अब खरीफ क्रॉप्स क्या है? खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून जब स्टार्ट होती है तब उसको सो किया जाता है, तब उन्हें सो किया जाता है, मतलब उनके बीज बोए जाते हैं जब मॉनसून मतलब जो बारिश का सीजन है जब वो स्टार्ट होता है। एंड उन्हें हार्वेस्ट कब किया जाता है? उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है। मतलब जैसे ही सर्दियां स्टार्ट होनी होती हैं उससे थोड़ा सा पहले, ठीक है। मॉनसून के स्टार्टिंग में इन्हें सो कर दिया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर में इन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एंड खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज इनको मॉनसून में ही सो किया जाता है। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं बिकॉज उनको विंटर में हार्वेस्ट किया जाता है, ठीक है। So kharif crops are grown with the onset of monsoon in different parts of the country and they are harvested in September, October. Important crops grown during this season are paddy, maize, ज्वार, बाजरा, तूर, अरहर, तूर को अरहर भी बोलते हैं, मूंग, उड़द, कॉटन, जूट, ग्राउंडनट एंड सोयाबीन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं, ठीक है। पैडी मतलब पैडी का दूसरा नाम है राइस बोल सकते हो, पैडी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट खरीफ क्रॉप्स हैं।
ठीक है। देन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स आर असम, वेस्ट बंगाल, कोस्टल रीजन्स ऑफ ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला एंड महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली द कोंकण कोस्ट अलोंग विद उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो कौन से वो इंपॉर्टेंट रीजन्स हैं, कौन से वो इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर राइस को ग्रो किया जाता है? तो देखो कंट्री में ऑल ओवर राइस को ग्रो किया जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जो स्टेपल क्रॉप जो खाई जाती है दैट इज राइस, ठीक है। तो राइस को ग्रो किया जाता है असम में, वेस्ट बंगाल में, ओडिशा के जो कोस्टल रीजन है वहां पर ग्रो किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ओके, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला, इन सभी स्टेट्स में राइस को ग्रो किया जाता है। देन Recently, paddy has also become an important crop of पंजाब एंड हरियाणा। एंड अभी कुछ ही टाइम से रिसेंटली जो राइस है वो पंजाब एंड हरियाणा की भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रॉप बन चुकी है, मतलब वहां पर भी उन्हें राइस को उगाया जाता है। Then in states like Assam, West Bengal and Odisha, 3 crops of paddy are grown in a year. These are Oz, Aman and Boro. तो असम, वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा इन स्टेट्स में पैडी की 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। एंड उनका नाम क्या है? एक साल में 3 क्रॉप्स को उगाया जाता है, उनका नाम है ऑज, अमन एंड बोरो, ठीक है। तो ये हमने बात करी खरीफ क्रॉप्स के बारे में। अब रबी, खरीफ, इन 2 सीजन्स के बीच का जो टाइम होता है ना, उस टाइम को, उस सीजन को बोला जाता है ज़ैद सीजन, जिसमें ज़ैद क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो ये जो ज़ैद क्रॉप्स होती हैं, ज़ैद सीजन में जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं, ये काफी कम टाइम लेती हैं एज कंपेरिजन टू द रबी एंड खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। इन दोनों सीजन के बीच का जो टाइम होता है उसमें उगाया जाता है ज़ैद क्रॉप्स को, ठीक है। इन बिटवीन द रबी एंड खरीफ सीजन देयर इज अ शॉर्ट सीजन ड्यूरिंग द समर मंथ्स नोन एज ज़ैद सीजन, ठीक है। उन रबी खरीफ इन दोनों के बीच में जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आता है उसको बोला जाता है ज़ैद सीजन, ठीक है। सम ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस ड्यूरिंग ज़ैद आर, कौन सी यहाँ पर क्रॉप्स उगाई जाती है इस सीजन में? वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप्स। शुगर केन टेक्स ऑलमोस्ट अ ईयर टू ग्रो। तो वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकम्बर, वेजिटेबल्स, फॉडर क्रॉप्स, ये जो क्रॉप्स हैं इन्हें उगाया जाता है ज़ैद सीजन में, ठीक है। तो हम जानते हैं जैसे जो रबी क्रॉप्स हैं उनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है समर में, ठीक है, अप्रैल से जून में। एंड देन खरीफ क्रॉप्स को सोकअप किया जाता है मॉनसून की स्टार्टिंग में। तो उनके इन मंथ्स के बीच में जो ये टाइम बचता है ना, कुछ मंथ्स, ये होता है ज़ैद सीजन। एंड इस सीजन में इन क्रॉप्स को उगाया जाता है, ठीक है। एंड जो शुगर कैन है वो ऑलमोस्ट 1 साल ले लेता है ग्रो करने के लिए, ठीक है ना। अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ये तो हमने 3 सीजन्स के बारे में बात करी कि जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसके 3 सीजन्स है हमारी कंट्री में, रबी, खरीफ एंड ज़ैद। अब हम कुछ मेजर क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे जो कि हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं, ठीक है। So a variety of food and non-food crops are grown in different parts of the country depending upon the variations in soil, climate and cultivation practices. तो फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं, नॉन फूड क्रॉप्स भी उगाई जाती हैं हमारी कंट्री में। हमारी कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में क्लाइमेट पर डिपेंड करता है, रेनफॉल पर डिपेंड करता है, सॉइल पर डिपेंड करता है एंड कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस पर डिपेंड करता है कि कौन से पार्ट में कौन सी क्रॉप उगाई जाएगी, ठीक है। देन major crops grown in India are rice, wheat, millets, pulses, tea, coffee, sugarcane, oilseeds, cotton and jute। तो ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो हमारी कंट्री में उगाई जाती हैं। राइस, व्हीट हो गया, मिलेट्स, पल्सेस मतलब दाल, टी, कॉफी, ठीक है, टी कॉफी आसाम वगैरह उस रीजन में उगाई जाती हैं। देन शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड जूट। ये कुछ मेजर क्रॉप्स हैं जो उगाई जाती है हमारी कंट्री में। अब 1 बाय 1 इन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है राइस। तो राइस के बारे में बात करते हैं। इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन इंडिया। स्टेपल फूड क्रॉप मतलब मोस्ट ऑफ द मतलब जो हमारी कंट्री में जो लोग हैं वो राइस तो खाते ही हैं। तो ये सबसे कॉमन, सबसे मेजॉरिटी पीपल जो है इंडिया में वो राइस को खाते हैं। सो इट इज द staple food crop of majority people in India. Then our country is the second largest producer of rice in the world after China. तो पहला largest producer कौन सा है राइस का? It is China. And China के बाद हम second largest producer हैं राइस के, ठीक है। It is a kharif crop which requires high temperature above 25 degrees Celsius and high humidity with annual rainfall above 100 centimeter। तो राइस क्या है? खरीफ क्रॉप है ऑब्वियसली। एंड इस क्रॉप को ज्यादा टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। हाई ह्यूमिडिटी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ह्यूमिडिटी होनी चाहिए एयर में। एंड एनुअल रेनफॉल उस रीजन की जहां पर इसे उगाया जा रहा है उस रीजन की एनुअल रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये जो राइस है ये खरीफ क्रॉप क्यों है? हम जानते हैं खरीफ क्रॉप को मानसून के स्टार्टिंग में उगाया जाता है, तो ऑब्वियसली इसको ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, इसीलिए ये खरीफ क्रॉप है। ओके, तो इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए 100 सेंटीमीटर से ज्यादा।
देन इन द एरियाज ऑफ लेस रेनफॉल इट ग्रोज विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन, एंड वो एरियाज जहाँ पर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती है, इतनी रेनफॉल नहीं होती है, तो वहां पर भी राइस को ग्रो किया जाता है, लेकिन इरिगेशन की हेल्प से, मतलब केनाल वगैरह से जो पानी आता है उसकी हेल्प से राइस को ग्रो किया जाता है, जैसे कि राजस्थान के कुछ पार्ट्स में। ओके, तो ये हमने राइस के बारे में बात कर ली। तो क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, आपसे डायरेक्ट क्रॉप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सीधा ये पूछा जा सकता है लाइक कि ये क्रॉप रबी क्रॉप है या फिर खरीफ क्रॉप है, ठीक है। आपसे स्पेसिफिकली किसी एक क्रॉप की इंफॉर्मेशन भी पूछी जा सकती है कि उसको कितना टेम्परेचर चाहिए, कितनी एनुअल रेनफॉल चाहिए, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस होनी चाहिए, कहाँ पर उन्हें ग्रो किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस क्रॉप्स में से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने राइस के बारे में बात कर ली, अब इसका हम मैप भी देख लेते हैं कि इसको ये हमारे कंट्री में कहाँ पर पाई जाती है। ओके, तो यहाँ पर ये मैप है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो पर्पल शेडेड जो है रीजन है, जहां पर ये पर्पल कलर आपको दिख रहा है, ये वो एरियाज हैं जहां पर मेजरली राइस को ग्रो किया जाता है, ठीक है। ये मेजर एरिया है, एंड जो आपको यहाँ पर ब्लैक में दिख रहे हैं, ये जो ब्लैक एरिया है लाइन के अंदर वाला, ठीक है, लाइन के अंदर वाला ये जो ब्लैक एरिया है, ये है माइनर एरिया, मतलब यहाँ पर भी राइस को ग्रो किया जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले मेजर एरिया की बात करते हैं। तो ये पर्पल शेडेड पूरा मेजर एरिया है। तो मैं आपको स्टेट्स के नाम बता देती हूँ। देखो, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, बिहार, ठीक है, झारखंड, वेस्ट बंगाल, असम, ठीक है, उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का भी कुछ पार्ट है, ठीक है, छत्तीसगढ़ है, ओके, एंड देन तमिलनाडु, केरला ऑल्सो, ठीक है। तो ये वो स्टेट्स हैं जहां पर मेजरली राइस को ग्रो किया जाता है। अब माइनर एरिया मतलब वो स्टेट्स जहां पर राइस को ग्रो किया जाता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं। तो माइनर एरिया कौन सा है? पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का कुछ पार्ट, मध्य प्रदेश भी, ओके, देन तेलंगाना का भी कुछ पार्ट है, ठीक है, केरला, कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, ठीक है, गुजरात है, ओके। तो ये है माइनर एरियाज एंड ये पर्पल शेडेड है मेजर एरियाज। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी क्रॉप कंट्री है, कौन से पार्ट में, कौन से रीजन में पाई जाती है, बिकॉज क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे। ओके, तो ये हमने राइस के बारे में, राइस की रीजन के बारे में बात कर ली। अब आगे रीड करते हैं। So, rice is grown in the plains of north and northeastern India, coastal areas and the deltaic regions. तो यहाँ पर बता दिया कि वो कौन से रीजन में राइस ग्रो किया जाता है। तो राइस ग्रो किया जाता है नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के प्लेन्स में, ठीक है, कोस्टल एरियाज में एंड डेल्टिक रीजन्स में जहाँ पर डेल्टा फॉर्म होते हैं, ठीक है, जैसे कि वेस्ट बंगाल हो गया, एंड कोस्टल एरियाज में जहाँ पर डेल्टा फॉर्म होते हैं वहां पर राइस को ग्रो किया जाता है। डेवलपमेंट ऑफ डेंस नेटवर्क ऑफ कैनाल इरिगेशन एंड ट्यूब वेल्स हैव मेड इट पॉसिबल टू grow rice in areas of less rainfall such as Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh and parts of Rajasthan। तो जो इरिगेशन का जो डेंस नेटवर्क डेवलप हो रहा है, जैसे कि कैनाल इरिगेशन, ट्यूबवेल्स कंस्ट्रक्ट हो रही है, तो इस वजह से उन एरियाज में भी राइस को ग्रो किया जा रहा है जहां पर कम रेनफॉल होती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का वेस्टर्न पार्ट एंड राजस्थान के भी कुछ पार्ट्स में अब राइस को ग्रो किया जाने लगा है बिकॉज ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। ओके, तो ये हमने राइस के बारे में पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया, क्या उसको क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए, कहाँ पर ये ग्रो की जाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्रॉप के बारे में, विच इज व्हीट। सो फ्रेंड्स, अब व्हीट के बारे में डिस्कस करते हैं। सो दिस इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। सो हमने अभी डिस्कस किया कि राइस क्या है, राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप है एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इज व्हीट, इसे याद रखना है। देन इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। सो जो हमारे इंडिया का नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, यानी कि जो हरियाणा, पंजाब, यूपी वाला रीजन है, वहां पर ये मेन फूड क्रॉप है व्हीट। यहाँ पे ज्यादा राइस को कंज्यूम नहीं किया जाता है एज कंपेयर टू व्हीट, व्हीट ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। सो इट इज द मेन फूड क्रॉप इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न region of the country. Then this rabi crop requires, ये क्या है, ये एक rabi crop है and requires a cool growing season and a bright sunshine at the time of ripening। तो ये तो हम जानते हैं कि rabi crop की यही तो प्रॉपर्टी है। rabi crop को कब ग्रो किया जाता है? cool growing season, यानी कि विंटर वाले सीजन में, नवंबर दिसंबर वाला जो सीजन होता है वहां पे, ठीक है। एंड it requires a bright sunshine, सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है at the time of ripening, यानी कि जब उसको हार्वेस्ट किया जाता है तब सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है। it requires, अब यहाँ पे एक और मेन पॉइंट होता है कि कितनी रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है। सो इट रिक्वायर्स 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ एनुअल रेनफॉल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन।
ठीक है। There are two important wheat growing zones in the country. The Ganga Satluj plains यानी कि जो गंगा एंड सतलुज रिवर का जो प्लेन्स है, that is the main wheat growing zone in the country and in the northwest and black soil region of the Deccan. हम जानते हैं black soil region का है महाराष्ट्र वाले रीजन में। ये कुछ मेन पार्ट्स है कंट्री के जहाँ पे व्हीट को ग्रो किया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्टेट्स देख लेते हैं। सो द मेजर व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन इंडिया आर पंजाब, हरियाणा जो नॉर्थ वेस्ट वाला रीजन है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल है। ये फोटो दी गई है व्हीट की, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, सीरियल क्रॉप कहते हैं। सीरियल क्रॉप में क्या होता है कि जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है वो एडिबल होता है, खाने लायक होता है। हम जानते हैं कि व्हीट की क्रॉप के ऊपर छोटे छोटे दाने होते हैं, सो वही तो हम खाते हैं, इसीलिए ये क्या है, ये एक सीरियल क्रॉप है। क्लियर हो गया। राइस एंड व्हीट सबसे इंपॉर्टेंट है, इनमें से क्वेश्चन जरूर बनेंगे एग्जाम में, सो इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। कब इसका मतलब ग्रोइंग सीजन होता है और ये कौन सी टाइप की क्रॉप है, इसका कितनी एनुअल रेनफॉल की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से स्टेट्स कौन से रीजन्स में से ग्रो किया जाता है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं मिलेट्स के बारे में। जवार, बाजरा एंड रागी आर द इंपॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। सो ये कुछ मेन मिलेट्स हैं जो कि इंडिया में ग्रो की जाती हैं। जवार, बाजरा, रागी तो हम जानते हैं, नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ में हम इनका नाम जानते हैं, जवार बाजरा ग्रो करते हैं। दो दीज आर नोन एज कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स क्या होते हैं, जिन्हें ड्राई सीजन में ग्रो किया जाता है, ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन इनमें क्या होती है, हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, बहुत अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल रागी इज वेरी रिच इन आयरन, कैल्शियम, अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड रफेज। ठीक है। जवार इज द थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट फूड क्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द एरिया एंड द प्रोडक्शन। फर्स्ट पे राइस, सेकंड पे व्हीट, थर्ड पे क्या है हमारा जवार। देन इट इज अ रेन फेड क्रॉप मोस्टली ग्रोन इन द मॉइस्ट एरियाज व्हिच हार्डली नीड्स इरिगेशन। ज्यादा इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जो रेनफॉल होती है उतना वाटर सफिशिएंट होता है इन्हें ग्रो करने के लिए। मेजर जवार प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। ठीक है। सो सेंट्रल पार्ट है, थोड़ा ईस्टर्न पार्ट है, जैसे कि वेस्टर्न पार्ट है महाराष्ट्र का, कर्नाटका, साउथर्न पार्ट आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। अब फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सो ये है बाजरा कल्टीवेशन, आप देख सकते हो एनसीईआरटी में फोटो भी दी गई है। बाजरा ग्रोथ, अब बाजरा की बात करते हैं। सो दिस ग्रोज वेल ऑन दी सैंडी सॉइल्स एंड दी शैलो ब्लैक सॉइल। मेजर बाजरा प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर राजस्थान। तो यहाँ पे क्या लिखा है, सैंडी सॉइल। तो सैंडी सॉइल कहाँ होगी, राजस्थान वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ब्लैक सॉइल वाला जो रीजन है महाराष्ट्र, गुजरात एंड हरियाणा। अब रागी की बात करते हैं। रागी इज अ क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन, ये भी ड्राई रीजन की ही क्रॉप है, एंड ग्रोज वेल ऑन रेड एंड ब्लैक सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल। अब इसके स्टेट्स क्या होंगे, जैसी सॉइल पे ग्रो हो रही है ना क्रॉप, उससे आप एस्टिमेट लगा सकते हो कि कौन से स्टेट्स में ये ग्रो होती है। सो देखो कर्नाटका ब्लैक सॉइल, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं मेज के बारे में। ठीक है। सो मेज क्या है, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड फॉर बोथ एज फूड एंड फॉडर। इट इज अ खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड ग्रोज वेल इन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। तो देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस रीड करो, इट इज अ क्रॉप विच इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फॉडर। फूड यानी कि हम अपने खुद के कंजप्शन के लिए, अपने खुद का इसे खाते भी हैं मेज क्रॉप को, एंड फॉडर यानी कि जो जैसे गाय भैंस होती है वहां पे गांव में, तो उनके लिए भी ये क्या है, फूड क्रॉप है मेज। ठीक है। तो ये दोनों के लिए फूड एज वेल एज फॉडर, यानी कि एनिमल्स के लिए भी एज वेल एज फॉर ह्यूमंस। ठीक है। तो बहुत इसमें हाई न्यूट्रिशन वैल्यू इसमें भी होती है। ये खरीफ क्रॉप है, एंड खरीफ क्रॉप होगी तो टेम्परेचर रेंज क्या होगी, 21 से 27 अप्रोक्स ये टेम्परेचर रेंज रहती है। ओल्ड एल्यूवियल सॉइल रिक्वायरमेंट है, सॉइल ऐसी है। इन सम स्टेट्स लाइक बिहार मेज इज ग्रोन इन राबी सीजन ऑल्सो। तो सीजन जैसे कि ये खरीफ क्रॉप है, लेकिन बिहार में से एज अ रबी सीजन में ग्रो किया जाता है। ठीक है। क्योंकि डिफरेंट हो सकता है, हर स्टेट में जो सीजन है वो डिफरेंट हो सकता है। कई बार रबी सीजन में जैसे कि हो सकता है कि वहां पे टेम्परेचर के उस टाइम क्या टेम्परेचर है, कैसी सॉइल है, वो सब फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है। यूज ऑफ मॉडर्न इनपुट सच एज HYV सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरिगेशन हैव कंट्रीब्यूटेड टू द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ मेज। ठीक है। तो ऑब्वियसली HYV सीड्स का यूज करोगे, मॉडर्न फार्मिंग टूल्स का यूज करोगे, तो कोई भी क्रॉप हो उसका प्रोडक्शन तो इंक्रीज होगा ही। मेजर मेज प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्या है, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। ठीक है। सॉइल क्या है, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मेज कल्टीवेशन है, एंड फोटो इज इन दी एनसीईआरटी, यू कैन सी आल्सो। नाउ लेट्स मूव ऑन। अब ये यहाँ पे एक मैप दिया है, इस मैप में क्या है, व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स।
इंडिया के मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स क्वेश्चन आ सकता है आइडेंटिफिकेशन के लिए, है ना हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। जैसे मान लो आपको कैसे दिया जाएगा कि ये रीजन शेड कर देंगे, ठीक है, यहाँ पे कलर थोड़ा डिफरेंट है, एनसीईआरटी में डिफरेंट कलर में दिया गया है। मान लो ये रीजन आपको शेड करके आ गया, आपको बताइए कि कौन सा रीजन, ये वीट प्रोड्यूसिंग रीजन है, राइस प्रोड्यूसिंग रीजन है, कौन सा रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है मेजर एरिया और ये है माइनर एरिया। देखो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ये हमारा उत्तर प्रदेश वाला रीजन हो गया, एंड इसका कुछ पार्ट मध्य प्रदेश का भी आ रहा है, एंड बिहार वाला रीजन आ रहा है। सो ये क्या है, ये मेजर वीट प्रोड्यूसिंग एरियाज है, मेजर वीट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है। और यहाँ पे माइनर एरिया में कौन सा पार्ट आ रहा है, माइनर एरिया में आपको महाराष्ट्र का छोटा सा पैच है ना, ये थोड़ा सा महाराष्ट्र का रीजन आ रहा है वीट प्रोड्यूसिंग में, और यहाँ पे थोड़ा राजस्थान का, थोड़ा सा गुजरात का पार्ट आ रहा है, ये माइनर एरियाज हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे ये देखो जो बिहार वाला रीजन है ये भी माइनर एरिया में आ रहा है। मेजर में क्या है, मेजर है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश, ठीक है। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल मैथ्स है यहाँ पे। सो नाउ हमने 2 मैथ्स डिस्कस कर लिया अभी तक, नाउ लेट्स मूव ऑन। ओके सो फ्रेंड्स, अब हम पल्सेस के बारे में डिस्कस करेंगे। पल्सेस मतलब दाल, ठीक है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। तो इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है पल्सेस का पूरी वर्ल्ड में। मतलब हम सबसे ज्यादा पल्सेस को प्रोड्यूस भी करते हैं एंड कंज्यूम भी हम ही सबसे ज्यादा करते हैं पूरे वर्ल्ड में। ओके, देन दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन अ वेजिटेरियन डाइट, ठीक है। जो पल्सेस होती हैं वो एक मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन है, उनमें काफी प्रोटीन होता है वेजिटेरियन डाइट में। अब जो लोग मीट नहीं खाते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, तो उनके लिए मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन क्या होता है, पल्सेस होता है, दाल होता है, ठीक है। देन मेजर पल्सेस दैट आर ग्रोन इन इंडिया आर तूर, उड़द, मूंग, मसूर, पीज एंड ग्राम। तो कुछ इंपॉर्टेंट, कुछ मेजर पल्सेस के नाम यहाँ पर गिवन है जो कि इंडिया में उगाए जाते हैं, ठीक है। Can you distinguish which of these pulses are grown in the kharif season and which are grown in the rabi season? तो ये जो pulses के नाम हैं, इनमें से कौन सी pulses रबी सीजन में उगाई जाती हैं, कौन सी pulses खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं? तो देखो तूर, उड़द, मूंग, ये 3 जो पल्सेस हैं ये खरीफ सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। एंड मसूर, पीज एंड ग्राम, ये तीनों जो दाल हैं, ये तीनों जो पल्सेस हैं, ये रबी सीजन में उगाई जाती हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, वो डिपेंड करता है कि कब वो ग्रो करी जाती है, कब उन्हें सो किया जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो रबी सीजन में उगाई जाएंगी या फिर खरीफ सीजन में, ठीक है। Then pulses need less moisture and survive even in dry conditions. Being leguminous crops, all these crops except arhar help in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. तो पल्सेस को ज़्यादा रेनफॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये लेस मॉइस्चर एंड ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेती हैं, ग्रो कर जाती हैं, ठीक है। तो दे ग्रो इन लेस मॉइस्चर, उनको लेस मॉइस्चर की ज़रूरत होती है एंड वो ड्राई कंडीशंस में भी सर्वाइव कर लेती हैं, ओके। एंड ये जो पल्सेस होती हैं ये लेगुमिनस क्रॉप्स होती है। लेगुमिनस क्रॉप्स मतलब इनकी रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन को एयर में से फिक्स करते हैं रूट्स में, इससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो रिस्टोर होती रहती है, ठीक है। सो बीइंग लेगुमिनस क्रॉप, पल्सेस क्या होती है, लेगुमिनस क्रॉप्स होती हैं, इनके रूट्स में नोड्यूल्स होते हैं। ऑल दीज क्रॉप्स एक्सेप्ट अरहर, अरहर लेगुमिनस क्रॉप नहीं है, ठीक है। अरहर के अलावा बाकी जितनी भी पल्सेस हैं वो लेगुमिनस क्रॉप्स हैं जो कि क्या करती हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करती हैं बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर। इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं, ठीक है। Therefore these are mostly grown in rotation with other crops. इसीलिए जो पल्सेस होती हैं उनको क्रॉप रोटेशन मतलब दूसरी क्रॉप्स की रोटेशन में उगाया जाता है। जैसे मान लो एक टाइम पीरियड में एक क्रॉप उगाई, फिर अगले टाइम पीरियड में पल्सेस उगा ली, फिर अगले टाइम पीरियड में कोई और क्रॉप, देन दोबारा पल्सेस। तो ऐसे क्रॉप रोटेशन में पल्सेस को उगाया जाता है बिकॉज ये क्या करती हैं, ये सॉइल की फर्टिलिटी को रिस्टोर करते हैं, ओके, दैट्स व्हाई। Then major pulses producing states in India are मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका। तो मेजर पल्स प्रोड्यूसिंग जहां पर ज्यादा दालें उगाई जाती हैं, पल्स प्रोड्यूस करी जाती हैं, तो मेजर स्टेट्स कौन से हैं वो इंडिया में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ठीक है। तो ये मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ऑफ पल्सेस। तो पल्सेस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात करेंगे फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। मतलब अभी जितनी भी हमने फूड क्रॉप्स की बात करी वो ग्रेन्स थी, ठीक है। मतलब उनको सीड की फॉर्म में उनके दाने होते हैं, है ना, जैसे वीट का दाना होता है, राइस का दाना होता है, तो ये ग्रेन्स की फॉर्म में होते हैं, ये अनाज होते हैं। लेकिन अब हम उन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे जो कि ग्रेन्स नहीं है, जैसे कि शुगर केन, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट शुगर केन। सो इट इज अ ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। तो जो शुगर केन है वो ट्रॉपिकल क्रॉप है एंड सब ट्रॉपिकल क्रॉप भी है। मतलब जो इक्वेटर है उसके पास
पास के एरिया को ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं, तो वहां पर भी शुगर केन को ग्रो किया जाता है। एंड जो सब ट्रॉपिकल एरिया मतलब इक्वेटर से जो थोड़ा दूर है, दैट इज कॉल्ड सब ट्रॉपिकल एरिया, वहां पर भी शुगर केन को उगाया जाता है। ठीक है, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद अ टेम्परेचर ऑफ 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस एंड एन एनुअल रेनफॉल बिटवीन 75 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। तो जो शुगर केन है ये कौन से कंडीशन, कौन से वेदर में ये ग्रो करता है? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में, मतलब गर्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होना चाहिए, एयर में ह्यूमिडिटी होनी चाहिए। एंड टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी है, सो मॉडरेट टेम्परेचर में ये ग्रो करता है। एंड एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच में। ठीक है, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए शुगर केन को ग्रो करने के लिए। इरिगेशन इज रिक्वायर्ड इन द रीजन्स ऑफ लो रेनफॉल, एंड वो एरियाज, वो रीजन जहां पर ज्यादा बारिश नहीं होती, रेनफॉल बहुत कम होती है, तो वहां पर इरिगेशन की हेल्प से शुगर केन को ग्रो किया जाता है। ठीक है, इट कैन बी ग्रोन ऑन अ वेराइटी ऑफ सॉइल्स एंड नीड्स मैनुअल लेबर फ्रॉम सोइंग टू हार्वेस्टिंग। तो जो शुगर केन है वो एक वैरायटी ऑफ सॉइल्स में, मतलब काफी सॉइल्स में इसको उगाया जा सकता है। एंड इसको ज्यादा मैनुअल लेबर की रिक्वायरमेंट है, मतलब यहाँ पर ज्यादा मैन पावर लगती है सो करने में भी एंड इसको हार्वेस्ट करने में भी। ठीक है, आगे रीड करते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन ओनली आफ्टर ब्राजील। तो ब्राजील पूरी दुनिया में शुगर केन का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है एंड इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील। ठीक है, इट इज द मेन सोर्स ऑफ शुगर, गुड़, खंडसरी एंड मोलासिस। तो देखो जो शुगर केन है वो एक मेन सोर्स है किसका? शुगर का, चीनी का, एंड गुड़ जो हम खाते हैं जिसको इंग्लिश में जैगरी बोलते हैं, खंडसरी एंड मोलासिस। तो शुगर केन से ये सारी चीजें भी बनाई जाती हैं। द मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। तो ये क्या है? ये मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं इंडिया में। इन स्टेट्स में मेजरली शुगर केन को प्रोड्यूस किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, तो स्टेट्स के नाम आपको पता होना चाहिए। ओके, तो हमने शुगर केन के बारे में डिस्कस कर लिया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स क्या होते हैं? वो सीड्स, वो बीज जिनमें से तेल निकालते हैं, ऑयल निकालते हैं, उनको बोला जाता है ऑयल सीड्स। ठीक है, सो इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो चाइना के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था इंडिया ऑफ ग्राउंड नट। ग्राउंड नट मतलब मूंगफली, ये भी एक ऑयल सीड ही है। सो इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंड नट इन 2018 आफ्टर चाइना। ठीक है, in rapeseed production India was third largest producer in the world after Canada and China in 2018. to 2018 में चाइना एंड कनाडा के बाद इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका? रैपसीड का। डिफरेंट ऑयल सीड्स आर ग्रोन कवरिंग अप्रोक्सीमेटली 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो हमारे कंट्री का जो टोटल क्रॉप्ड एरिया है जिसमें खेती करी जाती है, फार्मिंग करी जाती है, उसमें से 12% एरिया में तो क्या ऑयल सीड्स को ही ग्रो किया जाता है। सो इट इज अ वेरी मेजर फूड क्रॉप इन आवर कंट्री। Then main oil seeds produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soyabean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower। तो जो मेजर ऑयल सीड्स हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती हैं वो उनके नेम्स यहाँ पर गिवन है। ग्राउंडनट, ठीक है, मूंगफली, मस्टर्ड, कोकोनट, सीसम को हिंदी में हम तिल बोलते हैं। ठीक है, सोयाबीन, कैस्टर सीड्स, कॉटन सीड्स, लिनसीड, सनफ्लावर, ये सारी क्या है? मेजर ऑयल सीड्स हैं जो कि इंडिया में प्रोड्यूस करी जाती हैं। देन मोस्ट ऑफ दीज आर एडिबल एंड यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स। हाउएवर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप, कॉस्मेटिक्स एंड ऑइंटमेंट्स। तो ये देखो जो मेजरली ये जो मोस्ट ऑफ द ये जो ऑयल सीड्स हैं ये एडिबल है, मतलब इनको खाया जा सकता है एंड इनको कुकिंग मीडियम्स में मतलब खाना बनाने में यूज किया जाता है। लेकिन इनमें से कुछ ऑयल सीड्स को रॉ मटेरियल की तरह भी यूज किया जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में या फिर ऑइंटमेंट बनाने में। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ दीज आर आल्सो यूज्ड एज रॉ मटेरियल। ठीक है, ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप। तो अब हम स्पेसिफिकली ग्राउंडनट कुछ यहाँ पर ऑयल सीड्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ग्राउंडनट मतलब मूंगफली। सो ग्राउंडनट इज अ खरीफ क्रॉप एंड अकाउंट्स फॉर अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में आधी तो कितनी ग्राउंडनट्स ही प्रोड्यूस करी जाती हैं एंड ये खरीफ क्रॉप है। खरीफ क्रॉप मतलब इसको मॉनसून के ऑनसेट में सो किया जाता है एंड सितंबर अक्टूबर में इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है। सो दिस इज अ खरीफ क्रॉप। ठीक है,
एंड ये अबाउट हाफ ऑफ द मेजर ऑयल सीड्स अकाउंट करती है प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। मतलब हमारी कंट्री में जितनी भी ऑयल सीड्स प्रोड्यूस होती है उनका आधा तो ग्राउंड नट ही प्रोड्यूस करी जाती है। देन गुजरात was the largest producer of groundnut followed by Rajasthan and Tamil Nadu in 2019-20। तो 2019-20 में गुजरात सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था ग्राउंडनट का आफ्टर राजस्थान एंड तमिलनाडु। देन linseed and mustard are rabi crops. Sesame is a kharif crop in north and rabi crop in south India। तो देखो linseed and mustard ये क्या है, रबी क्रॉप्स हैं। सीसम एक खरीफ क्रॉप है नॉर्थ में एंड रबी क्रॉप है साउथ इंडिया में। मतलब नॉर्थ इंडिया में भी इसे ग्रो किया जाता है, साउथ इंडिया में भी ग्रो किया जाता है। नॉर्थ इंडिया में ये खरीफ क्रॉप है एंड साउथ इंडिया में ये रबी क्रॉप है, ठीक है, सीसम। ओके, कैस्टर सीड इज ग्रोन बोथ एज रबी एंड खरीफ क्रॉप एंड जो कैस्टर सीड्स हैं उसको रबी एंड खरीफ दोनों क्रॉप की तरह उगाया जाता है। ओके, अब बात करते हैं टी के बारे में। ओके, सो टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी की जो कल्टीवेशन है ये प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जांपल है। मतलब प्लांटेशन क्रॉप है टी। प्लांटेशन क्रॉप मतलब इसको बड़े बड़े फार्म्स में, बड़े बड़े लैंड में, बड़े एरिया ऑफ लैंड में इसको ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये क्या है, प्लांटेशन क्रॉप है एंड टी की कल्टीवेशन करना ये एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एग्जाम्पल है, ठीक है। It is also an important beverage crop introduced in India initially by the British। टी क्या है, एक बेवरेज क्रॉप है। बेवरेज क्रॉप क्या होती है, जिनको खाया नहीं जाता उनको लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, पिया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल टी हो गया, कॉफी हो गया, चाय आप पीते हो, कॉफी पीते हो, तो ये क्या है, बेवरेज क्रॉप्स हैं, ठीक है। तो टी भी एक बेवरेज क्रॉप है जिसको इंडिया में किसने इंट्रोड्यूस किया था, इन इंडिया इट वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश। मतलब जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमारी कंट्री में टी भी वो साथ में लेकर आए थे। टी इंट्रोड्यूस तभी हुई थी ब्रिटिशर्स के टाइम पर। ओके, नाउ टुडे मोस्ट ऑफ द टी प्लांटेशंस आर ओन्ड बाय इंडियंस। लेकिन आज जो मोस्ट ऑफ द जो टी प्लांटेशंस हैं उनको ओन कौन करते हैं, इंडियंस ही ओन करते हैं, ठीक है। The tea plant grows well in tropical and subtropical climates, endowed with deep and fertile, well-drained soil, rich in humus and organic matter। तो देखो जो टी प्लांट है ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करते हैं। मतलब जो इक्वेटर के पास वाला जो एरिया, मतलब जो साउथ इंडिया है एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में भी ये अच्छे से ग्रो करते हैं। एंड इनको डीप फर्टाइल वेल ड्रेन्ड सॉइल चाहिए। मतलब डीप फर्टाइल होनी चाहिए सॉइल एंड वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, मतलब उसमें वाटर कंटेंट सही मात्रा में होना चाहिए, ठीक है। रिच इन ह्यूमस, जो सॉइल है वो ह्यूमस में एंड ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए। ओके, तो ये क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए टी को ग्रो करने के लिए। देन टी bushes require warm and moist frost free climate all through the year। तो जो टी को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट मतलब मॉइस्ट इन्वायरमेंट चाहिए एंड फ्रॉस्ट फ्री, मतलब ज्यादा उसमें जैसे देखते होंगे आप एक्सट्रीम वेदर्स में जब एक्सट्रीम विंटर होती है तो बर्फ पड़ने लगती है, ओस पड़ने लगती है, तो वो नहीं होना चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री इन्वायरमेंट चाहिए, फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट चाहिए टी को ग्रो करने के लिए थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। फ्रीक्वेंट शावर्स एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ईयर इंश्योर कंटिन्यूअस ग्रोथ ऑफ टेंडर लीव्स। तो टी को ग्रो करने के लिए फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए एंड इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि ईयर के एक ही पीरियड ऑफ टाइम में बारिश हो रही है एंड देन पूरे साल बारिश हो ही नहीं रही है। फ्रीक्वेंट शावर्स चाहिए एंड वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए ताकि जो टी के टेंडर लीव्स हैं वो अच्छे से ग्रो कर पाए, ठीक है। टी इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, इट रिक्वायर्स अबंडेंट चीप एंड स्किल्ड लेबर। तो टी क्या है, एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है बिकॉज इसमें देखो ये बड़े बड़े प्लांटेशंस में इनको ग्रो किया जाता है एंड टी के लीव्स को तोड़ने में मैनुअल लेबर लगता है, वहां पर बहुत ज्यादा लेबर उसमें लगता है। तो ये एक मैनुअल लेबर इंडस्ट्री है, ठीक है। एंड इसमें अबंडेंट मतलब बहुत ज्यादा चीप एंड स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। टी इज प्रोसेस्ड विद इन द टी गार्डन टू रिस्टोर इट्स फ्रेशनेस एंड टी को टी गार्डन्स में ही प्रोसेस कर लिया जाता है ताकि उनकी जो फ्रेशनेस है वो मेंटेन रहे, रिस्टोर रहे, ठीक है। Then major tea producing states are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri districts, West Bengal, Tamil Nadu and Kerala। तो जो major tea producing states हैं वो कौन से हैं, असम, ठीक है, दार्जिलिंग, हिल्स ऑफ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तो इन स्टेट्स में मेजरली टी को ग्रो किया जाता है, ठीक है। Then apart from these, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश एंड त्रिपुरा आर ऑल्सो टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स इन द कंट्री। तो ये तो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं। इनके साथ साथ ये जो स्टेट्स हैं हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, इन स्टेट्स में भी टी को प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। Now, in 2018, India was the second largest producer of tea after China। तो 2018 में चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था टी का, ओके।
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट कॉफी। तो कॉफी भी क्या है, ये भी एक बेवरेज क्रॉप है, इसको भी लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। इट इज ऑल्सो बेवरेज क्रॉप लाइक टी। ओके, सो इंडियन कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी। तो इंडियन जो कॉफी है, इंडिया में जो कॉफी ग्रो करी जाती है वो अपनी क्वालिटी के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए जानी जाती है पूरे वर्ल्ड में। ओके, द अरेबिक वैरायटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम येमेन इज प्रोड्यूस्ड इन द कंट्री। तो हमारे कंट्री में कौन सी कॉफी की वैरायटी ग्रो करी जाती है? अरेबिक वैरायटी, जो कि इनिशियली कहाँ से आई थी? येमेन कंट्री से आई थी। तो हम जानते हैं फूड भी ट्रैवल करता है, तो येमेन से ये कॉफी की वैरायटी इंडिया में आई थी, अरेबिक वैरायटी, एंड अब इसी को ग्रो किया जाता है हमारी कंट्री में। ओके, दिस वैरायटी इज इन ग्रेट डिमांड ऑल ओवर द वर्ल्ड। एंड ये जो वैरायटी है अरेबिका वैरायटी, सॉरी यहाँ पर ये अरेबिका वैरायटी है, ये पूरी दुनिया में ग्रेट डिमांड में है। ओके, initially its cultivation was introduced on the Baba Budan hills, and even today its cultivation is confined to the Nilgiri in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu। तो initially जो cultivation है कॉफी का वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था? बाबा बुदान हिल्स में। एंड आज भी इसका जो कल्टीवेशन है वो कन्फाइंड है, मतलब लिमिटेड है नीलगिरी में, इन कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु, ठीक है। तो हमने ये कॉफी के बारे में डिस्कस कर लिया। तो कॉफी भी एक बेवरेज क्रॉप है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। सो हॉर्टिकल्चर क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जब हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को उगाते हैं, उनका कल्टीवेशन करते हैं, उसी को हॉर्टिकल्चर बोला जाता है। तो देखो, इन 2018 इंडिया वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। तो 2018 में चाइना के बाद इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर था किसका? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का। ओके, इंडिया इज अ प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। तो हमारे कंट्री में, इंडिया में, ट्रॉपिकल भी एंड टेम्परेट दोनों टाइप के फ्रूट्स मिलते हैं, बिकॉज there are various type of climates present in India. Okay, mangoes of Maharashtra, Andhra Pradesh, Telangana, Uttar Pradesh and West Bengal, oranges of Nagpur and Cherrapunji, bananas of Kerala, Mizoram, Maharashtra and Tamil Nadu, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apples, pears and apricots and walnuts of Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh are in great demand the world over। तो पूरी दुनिया में इन स्टेट्स के इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की बहुत ही ज्यादा डिमांड है। तो ये हर स्टेट में बताया कि उस स्टेट में कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को स्पेशली ग्रो किया जाता है, ठीक है। सो यू हैव टू रिमेंबर द नेम्स, जैसे कि बनानास स्पेसिफिकली ग्रो किया जाता है केरला, मिजोरम, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में, ठीक है। लीची एंड गुआवा कहाँ पर ग्रो किया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार में। पाइनएप्पल्स ग्रो किए जाते हैं मेघालय में, ग्रेप्स आंध्र प्रदेश में। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा फ्रूट एंड वेजिटेबल कौन से स्टेट में ज्यादातर उगाया जाता है। ओके, सो ये हमने हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में बात करी। अब आगे रीड करते हैं। आगे क्या लिखा है? इंडिया इज एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ पी, कॉलीफ्लावर, ऑनियन, कैबेज, टोमेटो, ब्रिंजल एंड पोटैटो। तो इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है इन सभी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का भी। तो नेम आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। पी है, कॉलीफ्लावर है, ऑनियन, कैबेज, ठीक है, टोमेटो मतलब टमाटर, ब्रिंजल, पोटैटो, ठीक है। इन सभी क्रॉप्स का भी इंडिया एक इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नॉन फूड क्रॉप्स। सो फ्रेंड्स, नॉन फूड क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स होती है जिन्हें हम खा नहीं सकते हैं, जैसे कि एग्जांपल रबर, जूट, सिल्क, कॉटन। तो ये सब क्या है? नॉन फूड क्रॉप्स हैं, हम इन्हें नहीं खा सकते ऑब्वियसली। अब डिस्कस करते हैं सबसे पहले रबर के बारे में। सो इट इज एन इक्वेटोरियल क्रॉप बट अंडर द स्पेशल कंडीशन इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। सो ये क्या है? ये इक्वेटोरियल यानी कि जो हमारा इक्वेटर वाला रीजन है। इक्वेटर हम जानते हैं ना, अर्थ के सेंटर से एक इमेजिनरी लाइन पास होती है, सो दैट इज इक्वेटर। सो इक्वेटर का जो आसपास का रीजन होता है दैट इज द इक्वेटोरियल रीजन। सो वहां पर ये क्रॉप जो हमारी रबर क्रॉप है वो आसानी से ग्रो हो जाती है, लेकिन अंडर स्पेशल कंडीशन ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो जाती है। देखो, एक तो हमारा इक्वेटोरियल रीजन है, फिर उसके बाद हमारा क्या आता है? ट्रॉपिकल रीजन आता है। ट्रॉपिकल रीजन के बाद हमारा सब ट्रॉपिकल रीजन आता है, ठीक है। सो ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में भी ग्रो हो जाती है, लेकिन आपको कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसे प्रोवाइड करनी पड़ती है, ठीक है। हमारा इंडिया किस में आता है? हमारा इंडिया ट्रॉपिकल में भी आता है और सब ट्रॉपिकल में भी आता है। हम जानते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के बीच से पास होती है, सेंटर से पास होती है। सो आधा रीजन हमारा ट्रॉपिकल है, आधा हमारा सब ट्रॉपिकल है, ठीक है। सो इंडिया में भी रबर ग्रो होता है। नाउ अब इसकी थोड़ी कंडीशन के बारे में डिस्कस करते हैं। इट रिक्वायर्स मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट विद रेनफॉल ऑफ मोर देन 200 सेंटीमीटर, इसे 200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा एनुअल रेनफॉल की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा रेनफॉल है।
एंड टेम्परेचर अबव 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रबर इज एन इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इट इज मेनली ग्रोन इन केरला। देखिए रॉ मटेरियल इंडस्ट्रीज के लिए, जैसे कि हमारी जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है ना, वहाँ पे टायर और ये जो हमारे ट्यूब्स होते हैं ये रबर के ही बनते हैं, ठीक है। सो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल है। इट इज मेनली ग्रोन इन केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स एंड गैरो हिल्स ऑफ मेघालय, ठीक है। सो ये जो हमारे साउथ साइड कंट्रीज आ रहे देश कमा इन दी ट्रॉपिकल रीजन, जो हमारा ट्रॉपिकल रीजन है उसमें हमारे साउथ स्टेट्स आते हैं, जैसे कर्नाटका, तमिलनाडु, ठीक है, एंड केरला। अब फ्रेंड्स डिस्कस करते हैं फाइबर क्रॉप्स के बारे में। फाइबर क्रॉप्स क्या होती है? ऐसी क्रॉप्स जिसमें से फाइबर ऑब्टेन होता है। एग्जांपल जैसे कि कॉटन फाइबर मिलता है इससे। हेम्प में से क्या मिलता है? हेम्प फाइबर मिलता है। जूट से क्या मिलता है? जूट फाइबर मिलता है। सिल्क, देखो नेचुरल सिल्क से क्या मिलता है? सिल्क फाइबर मिलता है। तो इन्हें हम कहते हैं फाइबर क्रॉप्स। और ये भी क्या है? ये भी हमारी नॉन फूड क्रॉप्स, ये हम खाते थोड़ी है। सो दीज आर ऑल्सो नॉन फूड क्रॉप्स। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। Cotton, jute, hemp and natural silk are the four major fiber crops grown in India. The first three are derived from the crops grown in the soil. The latter is obtained from the cocoons of the silkworm fed on the green leaves, especially mulberry. So देखो cotton, jute and hemp ये कहाँ ग्रो होती है? सॉइल में ग्रो होती है। लेकिन देखो जो हमारा फोर्थ है विच इज द नेचुरल सिल्क, सिल्क कहाँ ग्रो होता है? सिल्क आप मतलब सॉइल में थोड़ी ग्रो करते हो, उसका एक स्पेशल ट्री होता है विच इज द मलबेरी ट्री। मलबेरी ट्री के जो पत्ते होते हैं वहां पर ये जो हमारा सिल्क होता है, जो सिल्क वॉर्म होता है, कीड़ा होता है, इंसेक्ट होता है, जो कि उस लीव्स पर अपना खाना मतलब फीड करता है। सो वो हम वहां से हम अपना सिल्क फाइबर को ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है यहाँ पे छोटा सा। सो फेड ऑन द ग्रीन लीव, स्पेशली मलबेरी, और भी दूसरे पेड़ों के भी ग्रीन लीव्स पर फेड करता है, लेकिन स्पेशली जो हमारा मलबेरी ट्री होता है वहां पर ज्यादातर जो हमारे सिल्क वॉर्म इंसेक्ट्स होते हैं वो फीड करते हैं, ठीक है। रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क फाइबर इज नोन एज सेरिकल्चर। सो हमारा जो सिल्क फाइबर है वो कहां से ऑब्टेन होता है? बाय द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म। और ये सिल्क वॉर्म कहां आते हैं? हमारे मलबेरी ट्री को ये फीड करते हैं। जो मलबेरी ट्री के लीव्स होते हैं वहां पर ये फीड करते हैं और वहां से हमें हमारा सिल्क फाइबर मिलता है। एंड द ऑब्टेनिंग एंड द प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क फाइबर फ्रॉम बाय द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म इज नोन एज सेरिकल्चर। जैसे हमारा एग्रीकल्चर होता है वैसे इसे हम कहते हैं सेरिकल्चर। 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट इज सेरिकल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे आप अच्छे से समझ लेना। अब डिस्कस करते हैं कॉटन के बारे में। सो कॉटन क्या है? कॉटन भी एक फाइबर क्रॉप ही है। यहाँ पर देखो 4 फाइबर क्रॉप है मेनली, कॉटन, जूट, हेम्प एंड सिल्क, ठीक है। सिल्क के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कस किया, बस इतना ही हमारी एनसीईआरटी में, ठीक है। अब हम डिस्कस करेंगे कॉटन के बारे में और जूट के बारे में। हेम्प के बारे में हमारी एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, ठीक है। कॉटन, सो इंडिया इज बिलीव टू बी द ओरिजिनल होम ऑफ द कॉटन प्लांट, यानी कि जो कॉटन प्लांट है उसका ओरिजिनेशन कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ, ठीक है। सो इट इज होम। कॉटन इज वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल्स फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऑब्वियसली जो हमारी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन के कपड़े हम पहनते हैं, इसके जो कॉटन फाइबर आता है वो मेन रॉ मटेरियल है फॉर द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। In 2017, India was second largest producer of cotton after China. So China के बाद जो second largest producer है cotton fiber का, that is India according to the report published in 2017, ठीक है। Then cotton grows well in the drier parts of the black cotton soil of the Deccan Plateau. तो ये तो हम जानते हैं, तो हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो हमारा ब्लैक सॉइल होता है ना, ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छे से हमारी जो कॉटन क्रॉप है, जो कॉटन हमारा प्लांट है, वो सबसे अच्छे से ग्रो होता है इन दी ब्लैक सॉइल रीजन। और ये ब्लैक सॉइल कहाँ आती है? हमारे डेक्कन वाले रीजन में, जो डेक्कन प्लेट्यू का रीजन है वहां पर सबसे ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है इन इंडिया। सो वहीं पर हमारी कॉटन की कल्टीवेशन होती है सबसे ज्यादा, यानी कि कौन से रीजन में? महाराष्ट्र, गुजरात वाले रीजन में, ठीक है, इन सम पार्ट ऑफ दी मध्य प्रदेश ऑल्सो। आगे रीड करते हैं डेक्कन प्लेटू। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। अब इसकी क्या क्या कंडीशनों से याद कर लो। हाई टेम्परेचर इसके लिए रिक्वायर्ड है, लाइट रेनफॉल यानी कि कम रेनफॉल, बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं है ऐसा नहीं, थोड़ी सी रेनफॉल की जरूरत होती है, और इरिगेशन आप दे सकते हो, अगर बारिश नहीं हो रही है तो यू कैन इरिगेट इट। देन अभी सबसे इंपॉर्टेंट है 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन फॉर इट्स ग्रोथ। 210 फ्रॉस्ट फ्री, फ्रॉस्ट यानी कि सर्दी, सर्दी नहीं होनी चाहिए, ओस नहीं होनी चाहिए, यानी कि क्या चाहिए? ड्राई। बिकॉज यहाँ पे ऊपर लिखा होना, क्या लिखा था? इट वॉज द कॉटन ग्रोज वेल इन द ड्रायर पार्ट्स। सो यहाँ पे ड्राई मतलब पूरा क्लाइमेट होना चाहिए, गर्मी वाला मौसम होना चाहिए। 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज होने चाहिए, यानी कि 210 ऐसे दिन होने चाहिए जहां पर सर्दी ना हो, ड्राई सीजन हो, ठीक है, तभी कॉटन अच्छे से ग्रो होगा। एंड ब्राइट सनशाइन ऑब्वियसली सही चाहिए, ठीक है। इट इज अ खरीफ क्रॉप एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। हम जानते हैं कि रबी क्रॉप्स तो विंटर वाले सीजन में ग्रो होती है, तो ऑब्वियसली ये क्या होगी? ये खरीफ क्रॉप होगी, क्योंकि इसे 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए, और खरीफ क्रॉप हमारे इसी रीजन में जो हमारे ड्राई सीजन होते हैं वहीं पर ये ग्रो होती है, ठीक है।
अब आगे है यहाँ पे एंड रिक्वायर्स 6 to 8 months टू मैच्योर। मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है, मैंने आपको बताया। बस आप ये देख लो कि कहाँ पे ग्रो होती है, ब्लैक सॉइल में। और ब्लैक सॉइल कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, बहुत ईजी है। एंड यहाँ पे फोटो भी दी गई है कॉटन कल्टीवेशन की इन दी एनसीईआरटी। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। एंड नाउ यहाँ पे और भी स्टेट्स हैं जैसे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन जो सबसे ज्यादा मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कॉटन के, वो है महाराष्ट्र, गुजरात एंड मध्य प्रदेश। उसके बाद और स्टेट्स में जैसे पंजाब, हरियाणा भी आ गया, लेकिन मेन आप बस वो 3 याद रख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं जूट के बारे में। तो जूट क्या है? जूट एक फाइबर है, जूट से भी फाइबर ही निकलता है, जूट फाइबर। इट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर। ठीक है, इसे गोल्डन फाइबर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आगे डिस्कस करेंगे। जूट ग्रोज वेल ऑन द वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल इन द फ्लड प्लेन्स वेयर सॉइल्स आर रिन्यूड एवरी ईयर। यानी कि फ्लड प्लेन्स क्या होता है कि जैसे मान लो बाढ़ आई, जो वहाँ पे टॉप लेयर होती है सॉइल की वो वॉश अवे हो जाती है, फिर एक और नई लेयर आ जाती है, फिर वापस फ्लड आता है, फिर एक और नई लेयर आ जाती है सॉइल की। सो जो हमारी सॉइल की लेयर है वो रिन्यू होती रहती है। और ऐसे लैंड पे ही जूट है वो सबसे अच्छे से ग्रो होता है, जो हमारा जूट का प्लांट होता है। ठीक है, अब आगे रीड करो। हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड। हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया इसमें कॉटन में। ठीक है, एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा एंड मेघालय। सबसे पहले क्या लिखा है? वेस्ट बंगाल। सो वेस्ट बंगाल इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ जूट। ठीक है, मेजर जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं ये इंडिया में। इट इज यूज्ड इन मेकिंग गनी बैग्स, मैट्स, रोप्स, यार्न, कारपेट्स एंड अदर आर्टिफैक्ट्स। अभी जूट का कहाँ का यूज होता है? मैट्स बनाने में, बोरे बनाने में, रस्सी बनाने में यूज होता है इसका। और क्या क्या लिखा है? मैट्स, रोप्स हमने डिस्कस कर लिया, कारपेट्स बनाने में। ठीक है, ये इसका यूज होता है। अब ड्यू टू इट्स हाई कॉस्ट इट इज लूजिंग मार्केट टू सिंथेटिक फाइबर एंड पैकिंग मटेरियल्स, पर्टिकुलरली दी नायलॉन। अब हो क्या रहा है कि जो जूट है, जूट क्या है? एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन अब यहाँ पे मार्केट में क्या आ चुके हैं? नए नए सिंथेटिक फाइबर आ चुके हैं, यानी कि जो केमिकल्स का यूज करके बनाए जाते हैं, जैसे कि नायलॉन। अब ये क्या होते हैं? सिंथेटिक फाइबर सस्ते भी होते हैं और ये थोड़े स्ट्रॉन्ग भी होते हैं एज कंपेयर टू दी नेचुरल फाइबर जैसे कि जूट। इसीलिए यहाँ पर जो नायलॉन एक सिंथेटिक फाइबर है, ये डोमिनेट कर रहा है मार्केट में, जिस वजह से जो जूट का जो मार्केट है वो बहुत मतलब गिर रहा है, उसमें इतनी ग्रोथ नहीं देखने को मिल रही है। ठीक है, सो अभी जबकि आप देख रहे हो कि गवर्नमेंट भी बहुत ज्यादा मतलब कोशिश कर रही है कि जूट बैग्स का यूज किया जाए, प्लास्टिक को बैन किया गया है। सो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि जूट क्या है? जूट एक नेचुरल फाइबर है ऑब्वियसली। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो हमारे जो चैप्टर का एक जो सबसे मेन पार्ट है वो कवर हो चुका है। हमने अलग अलग क्रॉप्स के बारे में डिस्कस किया, फूड क्रॉप्स जैसे कि वीट, राइस के बारे में हमने डिस्कस किया मेनली, एंड देन नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में हमने डिस्कस किया, मिलेट्स के बारे में हमने डिस्कस किया जैसे कि ज्वार, बाजरा, रागी। ठीक है, सो ये जो हमने अभी क्रॉप्स के बारे में डिस्कस कर लिया, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, कौन से रीजन में वो ग्रो होते हैं, कौन से स्टेट्स में ज्यादा उनका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, सब हमने डिस्कस कर लिया। एक आप कह सकते हो हमारे जो पूरा चैप्टर का मेन पार्ट था वो खत्म हो चुका है। अब चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट आता है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि हमारी जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है इसमें क्या क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस किए गए हैं ताकि हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होए। एंड व्हाट आर द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, यानी कि नए नए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए हैं फॉर द सेम कॉज। सेम कॉज वही है कि हमारा एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन क्या हो, वो इंक्रीज हो सके और कोई किसी को भी ऐसा मतलब जैसे खाने की कमी ना हो, फूड स्कार्सिटी ना हो। ठीक है, सो हम डिस्कस करने वाले हैं इस टॉपिक में। बहुत सिंपल, बहुत ही लॉजिकल टॉपिक है। देन it was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years। तो हम जानते हैं कि इंडिया में thousands यानी कि बहुत पहले से एग्रीकल्चर होता आ रहा है। And sustained use of land without compatible techno institutional changes have hindered the pace of agriculture development। यानी कि अगर एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर उसके साथ साथ आप टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स नहीं करोगे, नए नए इंस्टीट्यूशनल सेटअप नहीं करोगे, तो इससे जो डेवलपमेंट है वो कम होगा। ठीक है, सो बहुत जरूरी है कि आप टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी करो विद द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये सब कुछ साथ साथ होना चाहिए विद द सेम पेस। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large part of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या कहते हैं कि हमारा जो इरिगेशन फैसिलिटीज है कंट्री में वो बहुत डेवलप हो चुकी हैं आफ्टर द इंडिपेंडेंस। जबकि हाल क्या हो रखा है कि यहाँ पे जो फार्मर्स हैं उनके पास अभी भी इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, उन्हें मानसून यानी कि बारिश पर डिपेंड होना पड़ता है अपने खेत के लिए। ठीक है, इरिगेशन के लिए। सो ये बिल्कुल गलत है। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ पे हमें और भी रिफॉर्म्स और टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करने की जरूरत है। ठीक है, ये अभी हम इसकी जो नेसेसिटी है वो डिस्कस कर रहे हैं पहले पैराग्राफ में।
For a growing population, this poses a serious challenge. Agriculture, which provides livelihood for more than 60% of its population, needs some serious technical and institutional reforms. So इससे हमें क्या समझ आता है कि हमारी कंट्री की 60% पॉपुलेशन क्या है, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है अपने लिवलीहुड के लिए, ठीक है। सो इससे हमें समझ आता है कि हमें एग्रीकल्चर में बहुत से रिफॉर्म्स करने की अभी भी जरूरत है। इरिगेशन फैसिलिटीज को इंप्रूव करने की जरूरत है, लोन्स प्रोवाइड करने की जरूरत है, ताकि जो फार्मर है उसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके, ठीक है। सो थस कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉर्पोरेशन एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी एटसेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन द कंट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया एग्रीकल्चर सेक्टर पर। इंडिपेंडेंस के बाद जो सबसे पहला जो मेन मोटिव था गवर्नमेंट का, वो एग्रीकल्चर सेक्टर को इंप्रूव करना ही था, ठीक है। अब इसके बारे में क्या क्या स्टेप्स लिए गवर्नमेंट ने, वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सो यहाँ पे हमने डिस्कस करे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स को बहुत लाया गया है इन दी एग्रीकल्चरल सेक्टर बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। बट यहाँ पे अभी भी स्कोप है कि और भी बहुत से रिफॉर्म करने की अभी भी जरूरत है, ओके। सो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5-year प्लान। हमें जानते हैं कि 5-year प्लान हमारी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था, और जो पहला फर्स्ट 5-year प्लान था उसमें मेन मोटिव क्या था, लैंड रिफॉर्म करना, यानी कि लैंड में जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, फार्मर्स को जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है उनको ठीक करना, उन्हें सुलझाना, ठीक है। सो दिस वाज द मेन मोटिव। द राइट ऑफ इनहेरिटेंस हैड ऑलरेडी लेड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग नेसेसिटेटिंग कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। देखो ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो राइट टू इनहेरिटेंस है, कि मान लो कि एक जनरेशन है, मान लो उसके 5 बच्चे, मान लो एक पिता है उसके 5 बच्चे हैं, तो उसके पास मान लो अगर 10 एकड़ लैंड है तो उसके 5 बच्चों में वो आगे डिवाइड हो जाएगा। सो डिवाइड होगा तो हर एक के पास क्या आएगा, 2 एकड़ लैंड आएगा। तो ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन जो लैंड था वो डिवाइड होता जा रहा था, छोटा होता जा रहा था। जो लैंड होल्डिंग थी वो कंसोलिडेट होती जा रही थी। तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है, इसे आपको सुलझाना है। आगे डिस्कस करते हैं। द लॉ ऑफ लैंड रिफॉर्म्स वर इनेक्टेड बट द इम्प्लीमेंटेशन वाज लैकिंग और ल्यूकवार्म। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया embarked upon introducing agriculture reforms to improve the Indian agriculture in the 1960s and 1970s। तो इससे में क्या समझ आता है कि यहाँ पे जो बहुत से लॉज लाए गए, देखो हमने देखा कि फर्स्ट 5-year प्लान में इंडियन गवर्नमेंट का मेन मोटिव था लैंड रिफॉर्म करना, लेकिन लैंड रिफॉर्म करने के लिए हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से लॉज लाए, बहुत लॉज इंट्रोड्यूस हुए, लेकिन उन्हें अप्लाई करने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है कि ग्राउंड रियलिटी ना कुछ ज्यादा ही डिफरेंट है, कि लॉज में क्या लिखा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, दैट वाज डिफरेंट। जिस वजह से यहाँ पे हमें समझ आता है कि उनकी इंप्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम है, जो लॉज हमारी लैंड रिफॉर्म के लिए लाए गए हैं। The government of India embarked upon introducing agriculture reforms to improve the Indian agriculture in the 1960s and 1970s. So 1960s और 1970s में बहुत से laws लाए गए by the Indian agriculture, by the Indian government। तो अब उनको one by one हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है The Green Revolution based on the use of package technology and the White Revolution Operation Flood, इसका दूसरा नाम है, were some of the strategies initiated to improve the lot of Indian agriculture। So देखो यहाँ पे हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत से रिफॉर्म किए। देखो हमारी एग्रीकल्चर में सबसे पहले ये समझो कि एग्रीकल्चर में एक तो हमारा आता है जो हमारी फार्मिंग है, खेती बाड़ी, वो आता है एग्रीकल्चर में, और साथ साथ इसमें हमारी डेयरी फार्मिंग भी आती है, यानी कि जो काऊ बफेलो का मिल्क निकालते हैं, दैट इज डेयरी फार्मिंग बेसिकली। सो ये भी एग्रीकल्चर के अंदर ही आता है, इसे क्लियर रखना। अब बात करते हैं सबसे पहले ग्रीन रेवोल्यूशन की। सो ग्रीन रेवोल्यूशन क्यों लाया गया था इन दी 1960s? इसीलिए लाया गया था ताकि जो हमारा एग्रीकल्चर, जो हमारी फार्मिंग है बेसिकली, उसमें रिफॉर्म लाने के लिए, ठीक है। उसमें नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए, जैसे कि HYV सीड्स का इंट्रोडक्शन हुआ है ना, जो हमारी हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स थे उन्हें लाया गया। मॉडर्न फार्मिंग इनपुट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जैसे कि ट्रैक्टर्स और भी बहुत से जो मॉडर्न फार्मिंग टूल्स हैं उन्हें मतलब इंट्रोड्यूस किया गया फॉर दी फार्मर्स। क्यों किया गया? ताकि जो हमारा फार्मिंग का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो सके, ठीक है। एंड जो हमारी फूड की जो कंजप्शन है, क्योंकि वो तो इंक्रीज होती जा रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, तो फूड का कंजप्शन भी इंक्रीज होगा, इसलिए हमें अपने जो फार्मिंग का जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी हमें इंक्रीज करना होगा। सो इसके लिए हमारी आई थी ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन यानी कि हमारा फार्मिंग से रिलेटेड है, ठीक है। अब है व्हाइट रेवोल्यूशन। मिल्क का कलर क्या होता है? व्हाइट होता है। तो व्हाइट रेवोल्यूशन इसीलिए था कि हमारा जो डेयरी फार्मिंग वाला जो सेक्टर है उसे इंप्रूव किया जाए। उसमें कैसे हुआ, इसका एक दूसरा नाम है व्हाइट रेवोल्यूशन का, ऑपरेशन फ्लड। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो initiated to improve the lot of Indian agriculture। आगे बढ़ते हैं। But this too led to the concentration of development in few selected areas। Therefore, in the 1980s and 1990s, a comprehensive land development program was initiated, which included both institutional
एंड टेक्निकल, आगे इसके बारे में रीड करते हैं, रिफॉर्म्स provisions for crop insurance against drought, flood, cyclone, fire and disease, establishment of Gramin banks, cooperative society and banks for providing loan facilities to the farmers at lower rate of इंटरेस्ट वर सम इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन दी डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन और जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी, बहुत अच्छी रेवोल्यूशन थी, बहुत इनमें नए नए लॉज इंट्रोड्यूस किए गए, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स थी कि कुछ स्पेसिफिक एरियाज में इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिला। जैसे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी उसका ज्यादा इंपैक्ट कहाँ देखने को मिला, हरियाणा पंजाब वाले रीजन में, उत्तर प्रदेश वाले रीजन में। और इसका बाकी स्टेट्स का क्या, बाकी स्टेट्स में भी तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वहां पे इसका ज्यादा इंपैक्ट देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं व्हाइट रेवोल्यूशन की। सो इसमें क्या था, डेयरी फार्मिंग वाले सेक्टर को इंप्रूव किया गया था। ठीक है, जैसे मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया गया था, और इसका ज्यादा इंपैक्ट ना गुजरात वाले स्टेट में ज्यादा देखने को मिला। तो बाकी स्टेट्स का क्या, तो बहुत सी प्रॉब्लम्स थी इन दोनों रेवोल्यूशन में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या प्रोविजन लाए गए बाय द गवर्नमेंट, देखो फ्लड, साइक्लोन और फायर डिजीज के लिए, मान लो कहीं भी आपका एग्रीकल्चर जो लैंड, जो आपका खेत है, अगर वो मतलब डिस्ट्रॉय हो जाता है ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज लाइक फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज, तो उसके लिए आपको क्या दिया जाएगा, एक टाइप से फंड दिया जाएगा। आगे जैसे लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, प्रोविजन ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस आपको दिया जाएगा, यानी कुछ आपको आर्थिक एक टाइप से हेल्प की जाएगी ताकि आप अपना जो आपका लॉस हुआ है उसे आप सर्वाइव कर सको, जो फार्मर है। ठीक है, यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ग्रामीण बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। ग्रामीण बैंक क्यों एस्टेब्लिश किए, ताकि जो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो फार्मर्स है उन्हें लोन मिल सके। ठीक है, एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज बैंक्स को सेटअप किया गया ताकि लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फार्मर्स को लोन मिल सके। बहुत सी स्कीम लाई गई, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, PAIS वर सम ऑफ द अदर स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द बेनिफिट ऑफ द फार्मर्स। तो हम देख रहे हैं कि इंडिपेंडेंस के बाद बहुत से रिफॉर्म्स लाए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट, जैसे कि व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, लेकिन उनमें कुछ प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हमने और ज्यादा रिफॉर्म्स डिस्कस किए, जैसे कि फ्लड, डिसीज, या फिर आप कह सकते हो हमारे और भी जो नेचुरल कैलेमिटीज होती हैं उनसे प्रिवेंशन के लिए क्या किया गया, उनको फंड दिया गया, शॉर्ट टर्म लोन्स दिए गए, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर उन्हें लोन्स दिए गए फार्मर्स को। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या लिखा है, किसान क्रेडिट कार्ड। ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है कि यहाँ पे आपको कुछ ना एक टाइप से टेम्परेरी फंड दिया जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो अपनी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप उसे रीपे कर सकते हो। ठीक है, जब आप मतलब सेटल हो जाओ, जब आपके पास पैसा हो तब आप उसे पे कर सकते हो। अब PIAIS, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ये इंट्रोड्यूस की गई बाय द इंडियन गवर्नमेंट। दीज आर सम अदर स्कीम इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फार्मर्स, टू इंप्रूव द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ द कंट्री। ठीक है, moreover special weather bulletins, agriculture programs for farmers were introduced on the radio and television। हम देखते हैं कि टेलीविजन पे कई शोज आते हैं फॉर द फार्मर्स कि भाई कल बारिश होगी या फिर परसों तूफान आएगा या कुछ भी ऐसे नेचुरल कैलेमिटी आने वाली है, तो पहले ही फार्मर को इन्फॉर्म कर देते हैं ताकि वो उससे रिलेटेड नेसेसरी स्टेप्स ले सकें। ठीक है, और उनकी क्रॉप्स डिस्ट्रॉय ना हो। क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होंगी तो उनका कितना ज्यादा लॉस होता है, उनकी जो पूरी मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है, मतलब थोड़े टाइम में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे बहुत से वेदर बुलेटिन्स लाए गए बाय द इंडियन गवर्नमेंट, शोज चलाए गए टेलीविजन पर। ठीक है, Moreover, स्पेशली हमने डिस्कस कर लिया, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंसेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रिम्यूनरेटिव एंड प्रोक्यूरमेंट प्राइसेस फॉर इंपॉर्टेंट क्रॉप्स टू चेक द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स बाय स्पेकुलेटर्स एंड मिडलमैन। तो देखो होता क्या है कि MSP के बारे में तो हम सब जानते हैं, अभी जो किसानों का मूवमेंट हुआ था उसमें भी उनकी यही डिमांड थी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें मिले। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है कि अगर कोई क्रॉप वो बेच रहे हैं तो उन्हें कितना मिनिमम पर केजी, मान लो आपने 100 kg वीट ग्रो किया, मैं फार्मर हूं, मैंने 100 kg वीट ग्रो किया, मैं उसे बेचने जा रहा हूं मंडी में, और पर केजी मान लो दाम एग्जांपल ले रहे हैं 100 रुपीज है, तो 100 into 1000 मेरे को कितने मिले, मेरे को 1 लाख रुपीज मिले। तो ये जो 100 रुपीज पर केजी दाम है, दिस इज द मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि भाई इससे नीचे तो आपको नहीं मिलेगा, इससे नीचे का आप अपनी फसल को सेल मत करो। अगर कोई कहता है कि 80 रुपीज में मैं तुम्हारी फसल लूंगा या ऐसे कोई कहता है तो आप मत बेचो उसको। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है जो आपका मिनिमम प्राइस है पर केजी जो आप क्रॉप बेच रहे हो, दैट शुड बी द मिनिमम प्राइस। उससे ज्यादा है तो अच्छी बात है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो MSP की डिमांड थी फार्मर्स की। देन और प्रोक्यूरमेंट स्कीम्स लाई गई, प्राइसेस लाई गई कि भाई जो मिडल मैन होते हैं, जैसे जहां पे आप बेचते हो से, तो वो कोई भी ऐसे मतलब हेरा फेरी ना करे कि भाई आपको कम प्राइस पे अपनी फसल को बेचना पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक फिक्स प्राइस पे आपको अपनी फसल को बेचना है, इसके लिए काफी स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा लाई गई। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन। एंड यहाँ पे एक छोटी सी केस स्टडी है, भूदान ग्राम दान। सो अब इसका क्या मतलब है
काफी फ्रेंड्स कंफ्यूज हो जाते हैं, इसके नाम भी इसका मीनिंग है भूदान। भू क्या होता है? भू यानी कि लैंड, और ग्राम यानी कि विलेज, दान यानी कि डोनेट करना, अगर किसी को चैरिटी में देना जैसे कि हम कहते हैं। सो भूदान यानी कि मान लो कि कोई फार्मर है, ठीक है, कोई बड़ा फार्मर है, उसके पास बहुत ज्यादा लैंड है, सो अपने लैंड, और कुछ फार्मर्स है जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं है, तो भूदान क्या, वो अपने लैंड को किसी और को दे देगा कि भाई वो भी खेती कर सकते हैं, वो भी अपने लिवलीहुड को सस्टेन कर पाए, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा लैंड है। सो उसने अपने भू को, अपने लैंड को क्या कर दिया? दान कर दिया। ग्राम दान यानी कि क्या होता है कि काफी जो अमीर फार्मर्स होते हैं उनका पूरा विलेज होता है, इतना उनके पास पैसा होता है, इतना ज्यादा लैंड होता है, दैट होल विलेज बिलोंग्स टू देम। तो वो अपने ग्राम यानी कि अपने विलेज को मतलब एक टाइप से चैरिटी में दे देते हैं कि जो छोटे फार्मर्स हैं वो वहां पे काम कर सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ग्राम दान। तो बहुत सिंपल है, रीड कर लेते हैं। महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे एज ए स्पिरिचुअल हीयर, ही इज आल्सो पार्टिसिपेटेड इन सत्याग्रह। तो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया गया है कि विनोबा भावे क्या थे? ये एक मतलब इंडिपेंडेंट स्ट्रगल में महात्मा गांधी के बहुत ही मतलब फैन थे, आप कह सकते हो, एक टाइप से उनके फॉलोअर थे, और उनके फॉलोअर थे तो वहां पे उन्होंने गांधी जी की जो सत्याग्रह मूवमेंट थी उसको भी पूरे कंट्री में स्प्रेड किया। उनके फॉलोअर थे, पद यात्रा उन्होंने निकाली, ग्राम स्वराज्य का जो कंसेप्ट था गांधी जी का उसे वो फॉलो करते थे और पूरे कंट्री में स्प्रेड करते थे, ठीक है, पद यात्रा करते हैं। पद यात्रा यानी कि जैसे कि आप मूवमेंट निकालते हो, अलग अलग स्टेट्स में जाते हो, वहां पे जो आइडिया है, जो ग्राम स्वराज्य का आइडिया था महात्मा गांधी का, उसे वो स्प्रेड करते थे, ठीक है, अमंग द मासेस। और आगे डिस्कस करते हैं। वंस मैंने डिलीवर अ लेक्चर एट पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, सम पुअर लैंडलेस विलेजर्स डिमांडेड सम लैंड फॉर देयर इकोनॉमिक वेलबीइंग। विनोबा भावे कुड नॉट प्रॉमिस इट टू देम इमीडिएटली बट एश्योर्ड देम टू टॉक टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे यही लिखा है कि कुछ पुअर फार्मर्स थे जिनके पास जमीन नहीं थी, तो वो विनोबा भावे जब एक बार लेक्चर दे रहे थे, कहाँ पे? यहाँ पे एक सिटी का नाम है पोचमपल्ली इन आंध्र प्रदेश, वहां पर वो लेक्चर दे रहे थे, तो कुछ पुअर फार्मर्स कहते हैं भाई हमारे पास जमीन नहीं है, हमें जमीन दो। तो वहां पे उन्होंने ऐसे किया, लेकिन विनोबा भावे वहां पे उस टाइम लेक्चर दे रहे हो, उसी टाइम तो वो उनको लैंड गारंटी नहीं कर सकते ना, तो इसलिए उन्होंने कहा कि मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करूंगा रिलेटेड टू दिस, कि जो पुअर फार्मर्स है, उनकी जिनके पास लैंड नहीं है, जो लैंडलेस फार्मर है, उनके लिए लैंड का अरेंजमेंट किया जाए, ये उन्होंने कहा होंगे, ठीक है। सडनली श्री रामचंद्र रेड्डी, सबसे इंपॉर्टेंट नाम इसे याद रखना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने, उनके पास 80 एकड़ ऑफ लैंड था, तो बहुत ज्यादा उनके पास लैंड था, उन्होंने अपने लैंड का एक पोर्शन, जो 80 पूरा ही पूरा जो लैंड था, देखो, टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 80 लैंडलेस, यानी कि 80 जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उन्होंने अपना 80 एकड़ का लैंड उन्हें डोनेट कर दिया, यानी कि पर फार्मर 1 एकड़ लैंड उन्होंने डोनेट कर दिया अपने लैंड को, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है, और इसी को हम कहते हैं भूदान, यानी कि लैंड का दान, यानी लैंड को डोनेट करना किसी पुअर फार्मर को, ठीक है। Later he traveled and introduced his ideas widely all over the India. Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. It was known as ग्रामदान। तो villages का डोनेट करना that is ग्रामदान, and land को यहाँ पे चैरिटी में देना that is the भूदान, ठीक है। तो जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं उनके पास इतने मतलब इतने पूरे विलेजेस उनके पास होते हैं, तो उस विलेजेस को भी उन्होंने पुअर फार्मर्स को एक टाइप से डोनेट कर दिया, ताकि वो वहाँ पे अपनी खेती कर सकते हैं, अपने लिवलीहुड को सस्टेन कर सके। क्योंकि देखो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, यहाँ पे एक है अमीर जिसके पास पूरा विलेज है, 80 एकड़ ऑफ लैंड है, और एक है लैंडलेस फार्मर जिसके पास 1 एकड़ लैंड भी नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ इतने अच्छे अच्छे बड़े जो जमींदार थे, उन्होंने एक टाइप से आप कह सकते हो अपना दिल बड़ा करके अपने जो लैंड है उसे डोनेट करा टू दी लैंडलेस फार्मर्स। जैसे कि एग्जांपल आप लिखोगे श्री रामचंद्र रेड्डी, जिन्होंने अपने 80 एकड़ लैंड को 80 लैंडलेस फार्मर्स को डोनेट कर दिया, ठीक है। एंड सेम गोज विद द जमींदार, जिन्होंने अपने ग्राम यानी कि अपने विलेज को डोनेट किया, ठीक है। It was known as ग्रामदान, however many landowners choose to provide some part of their land. कुछ लैंड ओनर्स ने अपना जो पूरा उनके पास लैंड है उसका एक छोटा पार्ट लैंडलेस फार्मर्स को दे दिया, ठीक है। सो ये भूदान एंड ग्रामदान के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, और इसी मूवमेंट का एक नाम दिया विनोबा भावे ने, इनिशिएटेड बाय विनोबा भावे, इज आल्सो नोन एज ब्लडलेस रेवोल्यूशन, यानी यहाँ पे कोई भी खून खराबा नहीं हुआ, ब्लडलेस रेवोल्यूशन था यहाँ पे, ठीक है। सो बहुत इजी केस स्टडी था, वो समझ आ गई है। आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू द नेशनल इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट, ठीक है। तो ये तो हम सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ये हम पढ़ ही चुके हैं कि एग्रीकल्चर का क्या कंट्रीब्यूशन है इंडिया की इकोनॉमी में, ठीक है। सो वापस डिस्कस कर लेते हैं। सो एग्रीकल्चर हैज बीन द बैकबोन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी थ्रू इट्स शेयर इन द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हैज रजिस्टर्ड अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम 1951 ऑनवर्ड्स। According to the census of India 2011, about 54.6% of the total workforce is engaged in the agricultural sector, यानी कि हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है। तो हम डिस्कस करा कि देखो ऐसा है कि 1951 में जो हमारा कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का जीडीपी में वो बहुत ज्यादा था, लेकिन
2011 आते आते कितना हो गया, 54.6% हो गया। लेकिन क्या 54.6% कम है? ये भी तो देखो 50% से भी ज्यादा है। तो अभी भी 2022 में भी एग्रीकल्चर का एक बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है इन दी जीडीपी ऑफ इंडिया। तो इसीलिए यहाँ पे हमें क्या, एक तरह से हमें इंपॉर्टेंस बताई जा रही है कि एग्रीकल्चर सेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। और अगर इतना इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए हमें बहुत से रिफॉर्म करने की अभी भी जरूरत है, अभी भी इनको और इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा नीड है। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू हमने डिस्कस कर लिया, डेटा डिस्कस कर लिया। अब आगे देखो, पॉपुलेशन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर सबसिस्टेंस, मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, 54% है ना, तो मोर देन हाफ ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, तो इससे हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चलती है। नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन। सो फ्रेंड्स हम आगे रीड करते हैं। So the declining share of agriculture in the GDP is a matter of serious concern because any decline and stagnation in agriculture will lead to a decline in other spheres of the economy having wider implications for society. तो हम देख रहे हैं कि जो एग्रीकल्चर का जो शेयर है जीडीपी में वो कम होता जा रहा है, डिक्लाइन होता जा रहा है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, ये बहुत ही एक चिंताजनक बात है। क्यों? बिकॉज अगर देखो एग्रीकल्चर का शेयर कम होगा तो इससे इकोनॉमी के जो दूसरे स्फीयर्स हैं, जो दूसरे सेक्टर हैं, उन पर भी इसका बुरा असर पड़ेगा। ठीक है, सो ओवरऑल हमारी इकोनॉमी पर ही इसका बुरा असर पड़ेगा अगर एग्रीकल्चर का ही जो जीडीपी में शेयर है वो डिक्लाइन हो रहा है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, considering the importance of agriculture in India, the government of India made concerted efforts to modernize agriculture. तो एग्रीकल्चर की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप्स उठाए हैं एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए। ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, तो ICAR को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया है जिससे जो स्टूडेंट्स हैं उनमें नॉलेज बढ़े एग्रीकल्चर से रिलेटेड बातों का। ठीक है, सो एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज को इस्टेब्लिश किया है। वेटरनरी सर्विसेज, मतलब जो एनिमल्स एग्रीकल्चर से, खेती में से रिलेटेड होते हैं उनके लिए वेटरनरी सर्विसेज को इस्टेब्लिश किया है। ठीक है, एनिमल ब्रीडिंग सेंटर्स को ओपन किया है। देन हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट, हॉर्टिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, तो उसको और डेवलप किया है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मेटियोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट। हम जानते हैं कि एग्रीकल्चर में क्लाइमेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, कब बारिश होगी, कितनी रेनफॉल चाहिए, कितना कैसा वेदर चाहिए, तो वेदर एंड क्लाइमेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन एग्रीकल्चर। तो पहले से ही फार्मर्स को पता चल जाए वेदर के बारे में, तो इसीलिए मेटोरोलॉजी एंड वेदर फोरकास्ट के फील्ड में भी डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, देन एक्सेट्रा वर गिवन प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूविंग इंडियन एग्रीकल्चर, तो इन सब चीजों पर ध्यान दिया गया है, इन सभी चीजों को प्रायोरिटी दी है इंडियन एग्रीकल्चर को ध्यान में रखते हुए उसको इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस इम्प्रूविंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर वाज आल्सो कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द सेम, एंड इन सब चीजों को छोड़ के रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी डेवलप किया गया है बिकॉज ऑब्वियसली रूरल एरियाज में ही, गाँव में ही खेती करी जाती है, तो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव किया गया है। ठीक है, इन ऑर्डर टू स्ट्रेंथन एंड सपोर्ट एग्रीकल्चरल सेक्टर सेवरल initiatives have been taken by government of India under the आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो और भी initiatives लिए गए हैं गवर्नमेंट द्वारा। ओके, आगे रीड करते हैं। From the table 4.1 it is clear that though the GDP growth rate is increasing over years, it is not generating sufficient employment opportunities in the country। हम जानते हैं कि GDP में जो ग्रोथ रेट है वो इंक्रीज हो रहा है टर्शियरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, लेकिन इतनी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। ठीक है, अगर हम प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो एग्रीकल्चर सेक्टर की अगर हम बात करें तो उस सेक्टर में लोग तो काफी एम्प्लॉयड हैं लेकिन उसमें इतनी एम्प्लॉयमेंट नहीं है एंड इतना जीडीपी में शेयर भी नहीं है एग्रीकल्चर का। ठीक है, एंड बाकी जो सेक्टर्स हैं, टर्शियरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, वो जीडीपी में कंट्रीब्यूट तो करते हैं लेकिन उनमें भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रही है। सो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। ठीक है, देन the growth rate in agriculture has been deaccelerating which is an alarming situation। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो ग्रोथ रेट है वो ग्रोथ करने के बजाय वो डिक्लाइन कर रहा है, डीएक्सेलरेट कर रहा है, तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। यहाँ पर आप इस टेबल में भी देख सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर का यहाँ पर ग्रोथ रेट गिवन है जीडीपी में ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंडस्ट्री सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर में तो ग्रोथ हो रही है, 5.0 से 7.0% हो गया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर में डिक्लाइन हो रहा है, 4.2 से -0.2% हो गया। सो इन एग्रीकल्चर सेक्टर द शेयर ऑफ जीडीपी इज डिक्लाइनिंग। तो ये एक बहुत ही सीरियस मैटर है, इट इज एन अलार्मिंग सिचुएशन। Today, Indian farmers are facing a big challenge from international competition and reduction in the public investment in the
एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखो जो इंडियन फार्मर्स हैं वो काफी चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। सबसे पहला चैलेंज तो इंटरनेशनल कंपटीशन, और कंट्रीज में जो प्रोडक्शन हो रहा है उनसे compete करना पड़ रहा है इंडियन फार्मर्स को। सो दे आर फेसिंग इंटरनेशनल कंपटीशन एंड रिडक्शन इन द पब्लिक इन्वेस्टमेंट। जो गवर्नमेंट है उसने भी एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्ट करना कम कर दिया, तो ये जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुई है एग्रीकल्चर सेक्टर में, तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडियन फार्मर्स के लिए। ठीक है, सब्सिडी ऑन फर्टिलाइजर्स इज डिक्रीज लीडिंग टू इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स पर जो सब्सिडी होती थी, जो सब्सिडी होती थी फर्टिलाइजर्स पर, उनको भी रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ है, इससे फार्मर्स का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया है। अब उनके ज्यादा पैसे लग रहे हैं, ज्यादा उनका कॉस्ट लग रहा है प्रोड्यूस करने में, खेती करने में। ठीक है, then moreover reduction in import duties on agricultural products have proved detrimental to agriculture in the country। and जो import duties हैं उनको भी reduce कर दिया, तो इससे भी agriculture पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है in our country। कैसे, देखो अगर import duties होती क्या है कि जो भी दूसरे देशों से जो सामान import किया जाएगा उन पर जो टैक्स लगता है उसको बोला जाता है import duties। तो import duties को कम कर दिया, इससे क्या होगा, ज्यादा चीजों को import किया जाएगा। एंड इस वजह से इंपोर्ट करा जा रहा है जब सामान को, प्रोडक्ट्स को, तो इससे फार्मर्स को कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। सो दिस इज आल्सो वेरी बैड फॉर द, डेट्रीमेंटल फॉर द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन आवर कंट्री। देन farmers are withdrawing their investment from agriculture causing a downfall in the employment in agriculture। and ये सब challenges देखते हुए farmers भी क्या कर रहे हैं, फार्मिंग में से, एग्रीकल्चर में से अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहे हैं। तो इस वजह से भी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट है उसका डाउनफॉल हो रहा है। इट इज कॉजिंग अ डाउनफॉल इन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। ठीक है, फार्मर्स भी विड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो ये सारा ये इम्पैक्ट है एग्रीकल्चर का ऑन आर नेशनल इकोनॉमी, एंड हमने ये पूरा अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं, विच इज इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है। तो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ऑलरेडी हम ये इकोनॉमिक्स में पढ़ भी चुके हैं। ग्लोबलाइजेशन होता है जब वर्ल्ड की इकोनॉमीज आपस में मर्ज करती है, एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट होती है, उसी को बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन का एग्रीकल्चर पर क्या इम्पैक्ट है वो हम डिस्कस करते हैं। सो ग्लोबलाइजेशन इज नॉट अ न्यू फिनोमिना, इट वाज देयर एट द टाइम ऑफ कॉलोनाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन कोई नया फिनोमिना नहीं है जो अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है, कॉलोनाइजेशन के टाइम से चला आ रहा है। जब हम ब्रिटिश की कॉलोनी थे उस टाइम से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, पहले भी इंडस वैली सिविलाइजेशन से और पहले एंशिएंट टाइम से भी ग्लोबलाइजेशन हो रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली जब लोग ट्रेड करते हैं तो सामान एक्सचेंज होता है, करेंसीज एक्सचेंज होती है, फूड एक्सचेंज होता है, सो एवरीथिंग, दिस इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो ये बहुत पहले टाइम पीरियड से चला आ रहा है, and it is not a new phenomena. In the 19th century, when European traders came to India, at that time too Indian spices were exported to different countries of the world, and farmers of South India were encouraged to grow these crops। तो जब हम 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें तो जो यूरोपियन ट्रेडर्स थे वो इंडिया में आते थे, एंड वो इंडिया के स्पाइसेस को एक्सपोर्ट करते थे और दूसरे कंट्रीज में, एंड फार्मर्स ऑफ साउथ इंडिया वर इनकरेज टू ग्रो दीज क्रॉप्स। एंड जो साउथ इंडिया के जो फार्मर्स थे उनको इनकरेज किया जाता था कि इन क्रॉप्स को उगाया जाए ताकि उन्हें और दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट किया जा सके। ठीक है, कोलोनाइजेशन 19th सेंचुरी के टाइम पर यही होता था। ओके, देन till today it is one of the most important items, it is one of the most important items of export from India during the British period। आज भी जो स्पाइसेस है उसको बहुत ही ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है एक्सपोर्ट का हमारे कंट्री में से। ठीक है, then during the British period cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as a raw material for their textile industries। तो ब्रिटिश पीरियड के टाइम पर इंडिया में जो कॉटन बेल्ट थी, मतलब जहाँ पर कॉटन उगाया जाता था, वो अट्रैक्ट करती थी और दूसरे बाहर के कंट्रीज के ट्रेडर्स को, जैसे ब्रिटिश ट्रेडर्स को। तो ब्रिटिश लोग आए यहाँ पर, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कॉटन को एक्सपोर्ट किया ब्रिटेन में ताकि वो अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर पाए। ठीक है, Cotton textile industry in Manchester and Liverpool flourished due to the availability of good quality cotton from India। मैनचेस्टर एंड लिवरपूल में जो कॉटन टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है वो डेवलप क्यों हो पाई, फ्लरिश क्यों हो पाई, बिकॉज जो गुड क्वालिटी कॉटन था हमारे इंडिया का, उसी वजह से जो उन्हें रॉ मटेरियल मिला, रॉ कॉटन जो मिला उन्हें हमारे कंट्री से, उसी वजह से वो फ्लोरिश कर पाई जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मैनचेस्टर एंड लिवरपूल में। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है। ठीक है,
You have read about the Champaran movement which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. तो already history में हम पढ़ चुके हैं चंपारण मूवमेंट के बारे में. तो ये स्टार्ट हुआ था बिहार में 1917 में. ये क्यों स्टार्ट हुआ था? बिकॉज जो ब्रिटिशर्स थे वो बिहार के फार्मर्स को फोर्स करते थे कि वो इंडिगो ग्रो करें, बिकॉज इंडिगो एक रॉ मटेरियल है वहाँ की टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए. वहाँ पर एक रॉ मटेरियल की तरह इंडिगो को यूज किया जाता है टेक्सटाइल इंडस्ट्री में. इस वजह से ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे बिहार के फार्मर्स को कि वो इंडिगो ग्रो करें. ठीक है, अब इंडिगो ग्रो करने से क्या होता था, जो फार्मर्स थे वो अपनी फूड ग्रेन्स को ग्रो नहीं कर पाते थे एंड वो सस्टेन नहीं कर पाते थे अपनी फैमिलीज को. वो जो फूड क्रॉप्स जो उन्हें चाहिए खाने के लिए वो ग्रो कर ही नहीं पाते थे. तो इस वजह से चंपारण मूवमेंट हुआ था 1917 में. ओके, देन under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. देखो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम बात करें तो 1990 के बाद, पर्टिकुलरली 1990 के बाद इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनको काफी नए चैलेंजेस को फेस करना पड़ रहा है. क्या है वो नए चैलेंजेस? देखो, डिस्पाइट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर ऑफ राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू compete with the developed countries because of the highly subsidized agriculture in those countries. तो हमारी कंट्री काफ़ी चीज़ों को, काफ़ी प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है, जैसे कि जूट है, कॉफ़ी है, स्पाइसेस है, काफ़ी चीज़ों को हम एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करके एक्सपोर्ट करते हैं. लेकिन फिर भी हम डेवलप्ड कंट्रीज़ के प्रोडक्ट से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज वहाँ पर जो फार्मर्स हैं उन्हें प्रोडक्ट्स पर काफ़ी हाईली उन्हें सब्सिडी मिलती है, काफ़ी उन्हें सब्सिडी दी जाती है. ठीक है, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है. इस वजह से हम डेवलप्ड कंट्रीज के प्रोडक्ट से अभी भी compete नहीं कर पा रहे. हमने अभी पहले टॉपिक में हमने यही डिस्कस किया, इससे पिछले टॉपिक में, कि जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है वो रिड्यूस कर दिया गवर्नमेंट ने, साथ ही साथ सब्सिडी को भी कम कर दिया. लेकिन बाहर की जो कंट्रीज हैं, बाहर के कंट्रीज में सब्सिडी दी जाती है, तो इस वजह से हम बाहर की कंट्री के प्रोडक्ट से compete नहीं कर पा रहे हैं अभी भी. ओके, देन today Indian agriculture finds itself at the crossroads. To make agriculture successful and profitable, proper thrust should be given to the improvement of the condition of marginal and small farmers. तो आज जो हमारा इंडियन एग्रीकल्चर है वो क्रॉस रोड्स पर है एंड एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, प्रॉपर पुश हमें देना पड़ेगा किसको, स्मॉल फार्मर्स एंड मार्जिनल फार्मर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए. बिकॉज अगर हम सिर्फ रिच फार्मर्स पर ही ध्यान देंगे, उन्हीं के प्रॉफिट के बारे में अगर हम स्टेप्स लेंगे, तो जो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, उन्हें कोई फायदा नहीं होगा. एंड जो मेजॉरिटी फार्मर्स हैं हमारी कंट्री में वो मोस्टली क्या है, स्मॉल हैं, पुअर हैं. तो हमें उनकी कंडीशंस को इम्प्रूव करने पर ज्यादा ध्यान देना होगा रादर देन फोकसिंग ऑन द रिच फार्मर्स. ओके, तभी हम एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल बना पाएंगे. देन The Green Revolution promised much, but today it's under controversies. देखो, ग्रीन रेवोल्यूशन जब आया था तो उससे काफी फायदा हुआ था, लेकिन आज वो काफी कंट्रोवर्सीज में है. कैसे? देखो, it is being alleged that it has caused land degradation due to overuse of chemicals, drying aquifers and vanishing biodiversity. The keyword today is gene revolution, which includes genetic engineering. तो देखो, जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उससे फायदा तो बहुत हुआ था जब वो इंट्रोड्यूस हुआ था, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ग्रीन रेवोल्यूशन के बहुत ज्यादा नुकसान हुए हैं. ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन हुआ है बिकॉज काफी सारे फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज किया जा रहा है ग्रीन रेवोल्यूशन में. सो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, साथ ही साथ जो बायोडाइवर्सिटी है वो भी वैनिश हो रही है, नेचुरल तरीके से फार्मिंग नहीं करी जा रही. तो इस वजह से ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हो रहा है, साथ ही साथ लैंड भी डिग्रेड हो रही है. सो ग्रीन रेवोल्यूशन इज अंडर कॉन्ट्रोवर्सीज. तो अब जो नया कीवर्ड है वो क्या है, जीन रेवोल्यूशन है. जीन रेवोल्यूशन मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसमें साइंस का यूज करके फार्मिंग करी जानी चाहिए. जैसे यहाँ पर लिखा भी है, जेनेटिक इंजीनियरिंग इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ पावरफुल सप्लीमेंट इन इन्वेंटिंग न्यू हाइब्रिड वैरायटीज ऑफ सीड्स. मतलब जो सीड्स हैं उनकी न्यू हाइब्रिड वैरायटीज को हमें इन्वेंट करना चाहिए एंड देन उसकी हेल्प से हम फार्मिंग कर सकते हैं. तो इसे बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, सो दिस इज अ न्यू अल्टरनेटिव ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, यू कैन से. ओके, then in fact organic farming is much in vogue today because it is practiced without factory made chemicals such as fertilizers and pesticides. जो organic farming है उसको भी हमें प्रैक्टिस करना चाहिए एंड ये भी काफी ट्रेंड में है बिकॉज इसमें फैक्ट्री मेड जो केमिकल्स होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनका यूज नहीं किया जाता, नेचुरल तरीके से फार्मिंग करी जाती है. ठीक है, सो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज ऑल्सो अ गुड अल्टरनेटिव. देन हेंस इट डज नॉट अफेक्ट एनवायरमेंट इन अ नेगेटिव मैनर. ऑर्गेनिक फार्मिंग एनवायरमेंट को नेगेटिव
नेगेटिव मैनर में इफेक्ट नहीं करती है, ठीक है। it does not have any negative impacts on environment, so ये भी एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। Then a few economists think that Indian farmers have a bleak future if they continue growing food grains on the holdings that grow smaller and smaller as the population rises। तो कुछ इकोनॉमिस्ट ये सोचते हैं कि इंडियन फार्मर्स का फ्यूचर ब्लीक मतलब इतना स्ट्रॉन्ग, इतना इंकरेजिंग फ्यूचर नहीं होगा अगर वो सिर्फ फूड ग्रेन्स को ही ग्रो करते रहेंगे एंड उस लैंड पर जो कि स्मॉलर एंड स्मॉल मतलब छोटी होती जा रही है जैसे जैसे पॉपुलेशन राइज कर रही है। हमें पता है पॉपुलेशन बढ़ रही है तो जो लैंड मिलेगी एक इंडिविजुअल को वो भी कम होती जाएगी। जैसे हम जानते हैं राइट ऑफ इनहेरिटेंस के थ्रू जो लैंड है वो कम होती जाएगी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के पास। तो अगर उस छोटी लैंड पर वो सिर्फ फूड ग्रेन्स ही ग्रो करता रहेगा वो फार्मर, तो इससे इनकरेजिंग फ्यूचर नहीं होगा उस फार्मर का, इट विल बी अ ब्लीक फ्यूचर। तो कुछ इकोनॉमिक्स का ये मानना है, ठीक है। India's rural population is about 833 million in 2011, which depends upon 250 million hectares of agricultural land and average of less than half a hectare per person। तो हमारी जो रूरल पॉपुलेशन है, जो टोटल रूरल पॉपुलेशन है 2011 में वो कितनी है? इट वॉज 833 मिलियन, ठीक है। एंड ये जो रूरल पॉपुलेशन है ये कितनी लैंड पर डिपेंड करती है? 250 मिलियन हेक्टेयर्स लैंड पर ही डिपेंड करती है। मतलब एक इंसान को कितनी लैंड मिलेगी? आधे हेक्टेयर से भी कम लैंड मिलेगी। तो इतनी कम लैंड पर फूड ग्रेन्स ही अगर हम क्रॉप करते फूड ग्रेन्स की अगर हम फार्मिंग करते रहेंगे सो द फ्यूचर विल बी नॉट दैट इनकरेजिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये बताया गया है इंडियन फार्मर्स शुड डाइवर्सिफाई देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम सीरियल्स टू हाई वैल्यू क्रॉप्स। दिस विल इंक्रीज इनकम्स एंड रिड्यूस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन साइमल्टेनियसली। तो इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए? अपने क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, मतलब अलग अलग टाइप की क्रॉप्स को उगाना चाहिए अलग अलग पीरियड ऑफ टाइम में, क्रॉपिंग पैटर्न को चेंज करना चाहिए। इससे क्या होगा? जो इनकम है उनकी वो भी इंक्रीज होगी एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी रिड्यूस होगी, ठीक है। बिकॉज क्रॉपिंग पैटर्न से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी रिस्टोर होती रहती है, तो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी कम हो जाएगा। बिकॉज फ्रूट्स, मेडिसिनल हर्ब्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स like jatropha and jojoba need much less irrigation than rice or sugarcane। because जो fruits हैं, flowers हैं, herbs हैं, vegetables हैं, इन crops को rice and sugar के comparison में काफी कम irrigation की जरूरत है, ठीक है। so these are high value crops, ये grow करनी चाहिए इंडियन फार्मर्स को, cropping pattern अपना डाइवर्सिफाई करना चाहिए। then India's diverse climate can be harnessed to grow a wide range of high value crops। and हम जानते हैं कि हमारे कंट्री में काफी डाइवर्स क्लाइमेट है, तो इस डाइवर्स क्लाइमेट का यूज किया जा सकता है और दूसरी हाई वैल्यू क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ठीक है। सो दिस वाज योर लास्ट टॉपिक, हमने इसको पूरा रीड कर लिया, फिर आगे आपकी ये एक्सरसाइजेज हैं, ठीक है। सो हमने ये पूरा चैप्टर अच्छे से रीड किया, सभी टॉपिक्स को हमने अच्छे से समझा। सो वी होप दैट दिस चैप्टर इज क्लियर टू यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा देन शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।